ये टॉपिक प्रियम्बल तो कंप्लीट हो ही गया था। इसके बाद फंडामेंटल राइट हम लोग पढ़ रहे थे, तो फंडामेंटल राइट में हम लोगों ने आर्टिकल 18 तक की चर्चा हम लोगों ने कर ली थी। तो अब आर्टिकल 19 से हम लोग चर्चा की शुरुआत करते हैं स्वतंत्रता के अधिकार में। राइट टू फ्रीडम। अब यहाँ जो स्वतंत्रता का अधिकार है, हमने पढ़ा है आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक के जो अधिकार हैं वो स्वतंत्रता के अधिकार हैं। तो स्वतंत्रता के अधिकारों में हम जिन अधिकारों की चर्चा करने जा रहे हैं वो आर्टिकल 19 से संबंधित स्वतंत्रताएं हैं, जिसमें वाक और अभिव्यक्ति से संबंधित स्वतंत्रताओं के विषय में हम चर्चा करेंगे। तो आर्टिकल 19 की स्वतंत्रता सबसे पहली बात है केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध है। केवल और केवल नागरिकों के लिए है, सिटीजन्स के लिए है, सभी के लिए नहीं है। यह स्वतंत्रता का अधिकार केवल और केवल नागरिकों के लिए। एक बात, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 ये 5 स्वतंत्रताएं ऐसी हैं जो सभी नागरिकों को मिली हैं, सभी व्यक्तियों को नहीं। दूसरी बात, ये अधिकार आत्यंतिक नहीं है। नॉट एब्सोल्यूट। ये अधिकार आत्यंतिक नहीं है। इसका अर्थ क्या है? आत्यंतिक नहीं है। हमने पहले भी बताया था जब मूलाधिकारों के बारे में चर्चा की शुरुआत की थी कि अमेरिका में जो अधिकार दिए गए बिल ऑफ राइट्स वो एब्सोल्यूट नेचर में दिए गए, लेकिन हमने देखा कि उनका दुरुपयोग होता है और बहुत सारी समस्याएं व्यवहार में उत्पन्न होती हैं। इसलिए भारतीय संविधान में जो अधिकार दिए गए, स्वतंत्रता के जिन अधिकारों का वर्णन किया गया वो एब्सोल्यूट नेचर के नहीं है। इसका अर्थ यह है कि इन अधिकारों पर निर्बंधन यानी रोक, रिस्ट्रिक्शंस, रोक लगाना, इन अधिकारों पर निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। इन सभी अधिकारों पर रोक लगाई जा सकती है, निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। तो कैसे निर्बंधन लगाए जाएंगे, किन आधारों पर निर्बंधन लगेंगे, हम लोग चर्चा करेंगे। एक एक अधिकार की चर्चा करेंगे, उन अधिकारों पर किन आधारों पर निर्बंधन लगते हैं उन निर्बंधनों की भी चर्चा करेंगे। एक बात और, जो मूल संविधान था, मूल संविधान में 7 स्वतंत्रताएं दी गई थी। मूल संविधान में 7 स्वतंत्रताएं दी गई थी इस आर्टिकल 19 में, लेकिन वर्तमान समय में केवल 6 स्वतंत्रताएं शेष हैं। क्यों? क्योंकि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ में जो संपत्ति की स्वतंत्रता थी को समाप्त कर दिया गया। जब संपत्ति के अधिकार को मूलाधिकार से हटाया गया और उसे संवैधानिक अधिकार बनाया गया, तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में सब क्लॉज एफ में संपत्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भी दिया गया था कि प्रत्येक नागरिक को संपत्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भी होगा। लेकिन चूंकि यह भूमि सुधार में बाधा बन रहा था, इसलिए 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे भी हटा दिया गया, इसे भी समाप्त कर दिया गया। तो अब 6 स्वतंत्रताएं शेष हैं। तो 6 स्वतंत्रताएं कौन कौन सी हैं और उन स्वतंत्रताओं पर निर्बंधन के आधार कौन कौन से हैं, हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो 6 स्वतंत्रताएं, 2 कॉलम बना लेते हैं। एक कॉलम में लिख लेते हैं स्वतंत्रताएं, फ्रीडम्स, और दूसरे में लिख लेते हैं निर्बंधन के आधार, ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। इसका मतलब यह है कि हमने पढ़ा कि सारी स्वतंत्रताएं आत्यंतिक नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, अर्थात निर्बंधनों के अधीन है, रिस्ट्रिक्शंस के अधीन है, रोक लगाई जा सकते हैं। तो कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं और उन स्वतंत्रताओं पर निर्बंधन के आधार कौन कौन से हैं, इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो स्वतंत्रताएं आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में दी गई हैं सारी स्वतंत्रताएं, और उन पर निर्बंधन के आधार आर्टिकल 19 क्लॉज 2 से लेकर क्लॉज 6 तक लगाए गए हैं। तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, ये पहली स्वतंत्रता है। ये कहता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक मतलब स्पीच और अभिव्यक्ति मतलब एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक मतलब स्पीच मतलब बोलना, जैसे मैं बोल रहा हूं, आप भी बोलते हो, तो बोलने की आजादी है हमें, हमको और आपको बोलने की आजादी है। हम आप कुछ भी बोल सकते हैं, मुंह खोलो और बोलो। तो वाक मतलब बोलने की आजादी है। एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, एक्सप्रेशन की आजादी है। नहीं बोलना चाहते या नहीं बोल सकते, तो अगर नहीं बोलना चाहते या नहीं बोल सकते तो बिना बोले भी तो अपनी बात कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं बिना बोले अपनी बात? बिना बोले अपनी बात कह सकते हैं, लिख कर कह सकते हैं, बिना बोले कह सकते हैं आप अपनी बात, इशारों में कह सकते हैं आप अपनी बात,
जब आप किसी से गुस्सा होते हैं तो आप आंख तरेर देते हैं, आंख चौड़ी कर लेते हैं, अपनी आंख बड़ी कर लेते हैं, तो ये दर्शाता है कि आप गुस्से में हैं। जब आप किसी से प्रसन्न होते हैं तो आपके चेहरे पर मुस्कान होती है, इसका मतलब आप प्रसन्न हैं। इसका आप दूसरा अर्थ नहीं लगाते, इसका कोई दूसरा अर्थ आप नहीं लगाते, आप एक ही अर्थ लगाते हैं कि अगर किसी के चेहरे पर मुस्कान है इसका मतलब वो खुश नजर आ रहा है। अगर किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं है, कि आंखें बड़ी बड़ी हैं, तो गुस्से का प्रदर्शन कर रहा है, तो इसका मतलब वो क्रोध में है, वो गुस्से का प्रदर्शन कर रहा है। आप किसी को बुलाते हैं तो उसका भी अपना एक निश्चित इशारा है, जब आप किसी को रोकते हैं तो उसका भी अपना एक निश्चित इशारा है। हाथ दे दिया आपने तो इसका मतलब रुक जाओ। अब इसका ये मतलब नहीं है कि वो अगला आदमी आपसे हाथ मिलाने के लिए सीधे चला रहा है कि आओ दे ताली। आपने इशारा किया तो वो वहीं रुक जाता है। क्यों? क्योंकि हर इशारे का एक निश्चित अर्थ होता है, हर हाव भाव का, इसको कहते हैं शारीरिक हाव भाव, हर शारीरिक हाव भाव का एक निश्चित अर्थ होता है। इसको कहते हैं काइनेसिक्स, इसको काइनेसिक्स कहते हैं। काइनेसिक्स यानी हाव भाव का विज्ञान है। इसी हाव भाव के विज्ञान से ही ट्रैफिक कंट्रोलर पूरा ट्रैफिक कंट्रोल करता है। आप अब तो रेड लाइट और ग्रीन लाइट, इलेक्ट्रॉनिक लाइट्स लग रही हैं क्रॉसिंग्स पर। पहले क्रॉसिंग्स पर, चौराहों पर इलेक्ट्रॉनिक लाइट्स तो होती नहीं थी। ट्रैफिक लाइट आज भी, लाइट अक्सर खराब हो जाती है, बारिश हो जाती है, 4 बूंद पानी गिर जाए लाइट बंद, बिना पानी के भी बंद, अक्सर बंद पड़ी रहती है। तो फिर ट्रैफिक कंट्रोलर ही तो ट्रैफिक कंट्रोल करता है। और कैसे करता है? वो सिर्फ इशारों से करता है। जिस तरफ का ट्रैफिक रोकना है उसने इशारा कर दिया, भाई रुक जाओ, तुम्हें नहीं आना है। जिस तरफ के ट्रैफिक को बुलाना है वो तुरंत इशारा कर देता, चलो तुम रुक जाओ भाई, तुम रुक जाओ। आप बाइक पर बैठे हो, कार में बैठे हो, बस वाला बस चला रहा है, ट्रक वाला ट्रक चला रहा है, सब इशारा देख के ही तो पूरे ट्रैफिक को मैनेज कर रहा है। वो सब उसके इशारे को ही समझ के तो सब कुछ मैनेज कर रहे हैं। तो हर इशारे का, हर हाव भाव का, हर शारीरिक हाव भाव का एक निश्चित अर्थ है। ये एक विज्ञान है, ये एक साइंस है। तो आपको हर तरीके से अपनी अभिव्यक्ति देने का अधिकार है। बोलने की आज़ादी है, बोलकर अपनी बात कह सकते हैं। नहीं बोल सकते या नहीं बोलना चाहते तो आप बोलने के अलावा भी अन्य तरीके से अपनी अभिव्यक्तियां दे सकते हैं, जिसे हाव भाव के विज्ञान के रूप में हम जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए बेहद अनिवार्य है, बहुत आवश्यक है। लेकिन अब जब हमें बोलने की आज़ादी दी गई, जैसे एक मूक बधिर समाचार आता है टीवी पर, आपने देखा है ना, तो उसमें सारी बातें इशारों से कही जाती हैं। जब भारत की बात आती है तो वो ऐसे, ये इशारा भारत के लिए है, ये भारत देश है। और जब पाकिस्तान की बात आती है तो ये इशारा पाकिस्तान के लिए। आप कभी मूक बधिर समाचार देखो, मैंने तो खूब देखा है, मुझे बड़ा मजा आता है सुनने में, क्योंकि वो हर हाव भाव को समझना अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। ये तो मैंने एक देश की बात की। व्यक्तियों के भी इशारे हैं, लेकिन मैं व्यक्तियों के इशारे आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो बहुत पर्सनल हो जाता है। फिर उसमें से कुछ को तो अच्छा लगेगा, कुछ को बुरा लग सकता है जो उस व्यक्ति से अटैच होगा। तो इसलिए मैं नेताओं की और व्यक्तियों की इशारे नहीं बताऊंगा। वह अन्यथा हर व्यक्ति के लिए, हर नेता के लिए, उन सब के लिए भी हाव भाव का अपना एक तरीका है, जिससे आप समझ सकते हैं उस हाव भाव के आधार पर कि किस व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है। लेकिन फिर वो पर्सनल हो जाएगा, इसलिए मैं उसको आपको नहीं बताऊंगा, अदरवाइज है। तो स्वतंत्रताओं में प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता दी गई है, प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता दी गई है, बोलने की आज़ादी दी गई है, अपना हाव भाव प्रकट करने की आज़ादी दी गई है, कुछ भी कहने की आज़ादी दी गई है। लेकिन इसका अर्थ यह तो नहीं है कि आप सुबह सुबह अपने घर से बाहर निकले, पड़ोसी से बोला बाहर निकल, इसके बाद जी भर के गालियां दी आपने उसे। जितनी गालियां आपके डिक्शनरी में थी, जितनी आपको याद आई, आपने जी भर के कोसा और जी भर के आपने उसे गालियां दी, बुरा भला कहा, और फिर आपने कहा आर्टिकल 19(1) का प्रयोग समाप्त हुआ, अब तुम अपने घर जाओ, मैं अपने घर जा रहा हूं। तो अगर बोलने की आज़ादी दी गई है तो बोलने की आज़ादी का मतलब तो ये नहीं है कि आपने सुबह सुबह अपनी सारी भड़ास पड़ोसी पर निकाल दी और आपने कहा आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत हमें जो स्वतंत्रता मिली थी, मैंने स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग किया। तो बोलने की यदि स्वतंत्रता दी गई है तो स्वतंत्रता का दुरुपयोग भी तो हो सकता है, हमें इस दुरुपयोग को रोकना होगा। अन्यथा समाज की शांति में विघ्न पैदा होगा, समाज में अव्यवस्था पैदा होगी, हिंसा उपद्रव पैदा होंगे। इसलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए बोलने की आज़ादी पर, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निर्बंधन के आधारों का भी उल्लेख किया है कि किन किन आधारों पर वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीनी जा सकती है, बोलने की आज़ादी रोकी जा सकती है, इस पर रोक लगाई जा सकते हैं। तो आर्टिकल 19 क्लॉज 2 उन आधारों का वर्णन करता है जिन आधार पर बोलने की स्वतंत्रता छीनी जा सकती है। कौन सी? भारत की प्रभुता एवं अखंडता। अब आप कहोगे सर हमारे यहाँ तो भारत तेरे टुकड़े टुकड़े नारे लगे, उनका कुछ हुआ भी नहीं, बल्कि जो नारे लगाए उन्होंने इस बार मुखर्जी नगर से चुनाव भी लड़ लिया सांसदी का। पहले बिहार से लड़े थे, हार गए थे, इस बार फिर प्रमोशन हो गया उनका, दिल्ली से चुनाव लड़ लिया उन्होंने, हालांकि चुनाव हार गए लेकिन खूब वोट भी मिले, ऐसा नहीं वोट कम मिले हैं। उन्होंने तो भारत के तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे के नारे लगाए थे, और आप कह रहे हैं भारत की प्रभुता और अखंडता के आधार पर जो बोलेगा बोलने की आज़ादी छीन ली जाएगी, बोलने की आज़ादी छीनी जाएगी। ये बात सच है, लेकिन उसके लिए एक निश्चित प्रक्रिया है, उसके लिए एक निश्चित आधार है। उन प्रक्रिया के आधारों पर दुर्भाग्य की बात यह थी कि 1 जुलाई 2024 से पहले, जब हमारा ये नया कानून, क्रिमिनल कानून लागू हुआ, 1 जुलाई 2024 से पहले देशद्रोह भारत में कोई अपराध नहीं था। भारत को एक सॉफ्ट स्टेट कहा जाता है। जब हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं कि जोसेफ नाई है, जोसेफ नाई ने भारत को एक सॉफ्ट स्टेट कहा है, मृदु राज्य कहा है। सॉफ्ट स्टेट इसलिए कहा है क्योंकि भारत अधिकांश मामलों में बहुत लचीला रवैया अपनाता है। अपराधियों को सजा देने में 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल, 45 साल, 50 साल लगा देता है। जो देश के विरुद्ध अपराध करने वाले लोग हैं उनके ऊपर भी दंडात्मक कार्यवाहियां करने में लंबा समय लगा देता है। भारत ऐसा देश है जहां आतंकियों पर से मुकदमे वापस लेने की घोषणा कर दी जाती है।
अभी कर्नाटक में करीब 150-200 लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए थे, क्योंकि उन्होंने पुलिस पर हमला कर दिया था, जिसमें 20 से ज़्यादा पुलिस वाले घायल हो गए थे। तो करीब 150 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था, क्योंकि उन्होंने पुलिस पर पत्थर से, कांच से, शीशियों से, उन सब से पुलिस वालों, लाठी डंडे से पुलिस वालों पर हमला कर दिया था, और 20 से ज़्यादा पुलिस वाले घायल हो गए थे, गंभीर रूप से घायल हो गए थे, हल्की फुल्की चोटें तो बहुत लोगों को आई थी। तो करीब 150 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था। अभी मैं पढ़ रहा था परसों नरसों पेपर में कि अभी जो कर्नाटक की वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने निर्णय लिया कि ठीक है, पुलिस वाले मारे गए, कोई बात नहीं, और मार खा लेंगे बाद में, ये जो मुकदमे हैं 150 लोगों से वापस लिए जाएंगे, जो 150 लोगों पर मुकदमे किए गए हैं ये वापस लिए जाएंगे। भारत ही ऐसा देश है जो अपराध करने वाले, आतंकी गतिविधियों में संलिप्त लोगों के ऊपर से मुकदमे वापस लेता है, क्योंकि हमारे यहाँ राजनीतिक पतन बहुत ज़्यादा है, और इस राजनीतिक पतन के प्रति जनता की प्रतिक्रिया भी बड़ी लचीली है। जनता को लगता है अच्छा भ्रष्टाचारी नेता है, कोई बात नहीं, एक मौका और दे दो, और रिश्वत खा लेगा और कमा लेगा, थोड़ा सा कम कमाया होगा बेचारा, एक बार और दे दो मौका, इस बार और थोड़ा सा कमा ले। तो राजनेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, फिर भी वो दोबारा जीत कर आ जाते हैं। जिन संसद सदस्यों को भ्रष्टाचार के आरोप में पिछली संसद से निलंबित किया गया था, वो इस बार फिर जीत कर आ गए। तो सॉफ्ट स्टेट कहते हैं भारत को। तो अगर भारत की प्रभुता और अखंडता के आधार पर, भारत की प्रभुता और अखंडता के आधार पर बोलने की आज़ादी छीनी जा सकती है, तो ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का काम है कि वो कानून का कठोरता से पालन करें, और जब वे कानून का कठोरता से पालन करेंगे तो जो भारत की प्रभुता और अखंडता के खिलाफ बोलने वाले लोग हैं उन पर कार्रवाई होगी। अभी कर्नाटक से एक राज्यसभा का सदस्य जीत कर आया, अभी पिछले इसी साल की घटनाएं हैं, आप जब देखोगे तो सब फैक्ट आपको मिल जाएंगे। जब वो राज्यसभा का सदस्य चुना गया तो कर्नाटक की विधानसभा में उसके समर्थकों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। अरे भाई, तुम भारत में जीत कर आए हो या पाकिस्तान में जीत कर आए हो? लेकिन भारत सॉफ्ट स्टेट है, भारत सॉफ्ट स्टेट है, इसलिए वो इन तरीके की एक्टिविटीज को निगलेक्ट करता है, नजरअंदाज करता है। जोसेफ नाई कहते हैं। तो बोलने की आज़ादी सीमित की जा सकती है, बोलने की आज़ादी पर नियंत्रण लगाया जा सकता है भारत की प्रभुता और अखंडता के आधार पर, लेकिन ये निर्भर करेगा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पर, कानून का पालन करने वाली एजेंसीज पर निर्भर करेगा कि वो बोलने की आज़ादी को कंट्रोल कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। करेंगी तो कंट्रोल होगा, अगर नहीं करेंगी तो कंट्रोल नहीं होगा, चलता रहेगा। लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, कानून व्यवस्था, कि अगर कहीं कानून व्यवस्था खराब होती है, कोई ऐसी एक्टिविटीज़ है जो कानून व्यवस्था को खराब करती है, तो कानून व्यवस्था को खराब करने वाले, कानून व्यवस्था को खराब करने वाले तत्वों पर कठोरता से नियंत्रण किया जा सकता है, वहां आज़ादी छीनी जा सकती है, बोलने की आज़ादी छीनी जा सकती है। राज्य की सुरक्षा, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, अगर कोई व्यक्ति ऐसी भाषा बोलता है, ऐसी वाणी बोलता है जिसके आधार पर राज्य की सुरक्षा खतरे में पड़ती है, तो अगर राज्य की सुरक्षा खतरे में पड़ती है तो बोलने की आज़ादी छीनी जा सकती है। सदाचार या शिष्टाचार, अगर कोई व्यक्ति ऐसा कुछ कहता है, बोलता है, लिखता है जिससे समाज में सदाचार या शिष्टाचार, डिसेंसी, मॉरलिटी भंग होती है, तो उसकी बोलने की आज़ादी छीनी जा सकती है। क्यों? क्योंकि समाज में एक सदाचार, एक शिष्टाचार का वातावरण बने रहना आवश्यक है। मानहानि, डिफेमेशन, मानहानि का मतलब क्या है? मानहानि का मतलब है दूसरों की ख्याति को क्षति पहुंचाना, दूसरों की ख्याति को क्षति पहुंचाना। तो अगर आप दूसरों के सम्मान को क्षति पहुंचाते हैं, दूसरों की ख्याति को क्षति पहुंचाते हैं, तो इस आधार पर भी बोलने की आज़ादी छीनी जा सकती है। अब जैसे इसके लिए कानून बनाया गया है, जो आईपीसी था उसमें है, जो वर्तमान समय में भारतीय न्याय संहिता है उसमें भी व्यवस्था है कि अगर कोई किसी की ख्याति को क्षति पहुंचाता है, किसी के सम्मान को क्षति पहुंचाता है, सम्मान के विरुद्ध बात करता है, तो उस व्यक्ति पर हर्जाना, उस व्यक्ति से पैसा वसूलने के लिए, हर्जाना लेने के लिए मुकदमा दायर किया जा सकता है, सिविल मुकदमा भी हो सकता है, और उसे जेल भेजने के लिए क्रिमिनल मुकदमा भी दायर किया जा सकता है। अधिकतम 2 साल तक की सजा दी जा सकती है मानहानि के मुकदमे पर। तो आप देखते होंगे, न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, बहुत सारे मानहानि के मुकदमे एक दूसरे के ऊपर दायर होते रहते हैं, क्योंकि राजनेता एक दूसरे के ऊपर भद्दी भद्दी टिप्पणियां करते रहते हैं। तो कभी कभी अवॉइड कर देते हैं राजनेता, कभी कभी मानहानि का मुकदमा दायर कर देते हैं, हालांकि आगे चल करके वो माफी मांग लेते हैं कोर्ट में कि मुझसे गलती हो गई, आइंदा से मैं नहीं कहूंगा। तो जब माफी मांग लेते हैं तो दूसरा वाला पक्ष माफ कर देता है, अगर कि नहीं ठीक है मैंने माफीनामा स्वीकार कर ली, तो मुकदमा खत्म हो जाता है। अगर माफीनामा स्वीकार न करे तो फिर सजा होती है। तो मानहानि को एक अपराध इसीलिए बनाया गया है जिससे कि दूसरों की ख्याति या दूसरे को सम्मान को क्षति पहुंचाने से रोका जा सके। न्यायालय की अवमानना पढ़ चुके हैं हम लोग। ये न्यायालय की ख्याति को क्षति पहुंचाने वाली बात है, तो कुछ भी ऐसा बोला लिखा कहा नहीं जा सकता जिससे न्यायालय की ख्याति को क्षति पहुंचे, न्यायालय की अवमानना हो। और न्यायालय की अवमानना के लिए भी दंड का प्रावधान किया गया है, इसके लिए 1971 में कानून बनाया गया है, पढ़ा है हम लोगों ने इसके बारे में। विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जिन देशों के साथ हमारे दोस्ताना संबंध हैं, जैसे वर्तमान समय में भूटान से हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, बहुत अच्छे संबंध हैं, फ्रांस के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, इसराइल के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, रूस के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, जापान के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, सऊदी अरब के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है, यूएई के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है, ईरान के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। तो जिन देशों के साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशन हैं, बहुत अच्छे संबंध हैं, इनको हम कहते हैं मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। कुछ भी ऐसा लिखने और बोलने से रोका जा सकता है जो इन देशों के साथ हमारे दोस्ताना संबंध पर विपरीत प्रभाव डालते हैं, तो इसी को कहा गया विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। अगला,
अपराध का उद्दीपन, इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस, अपराध का उद्दीपन। अपराध के उद्दीपन का मतलब है अपराध को बढ़ावा देने, अपराध को बढ़ावा देना। अपराध को बढ़ावा देने का मतलब है कुछ भी ऐसा बोलना लिखना कहना जिससे किसी अपराध को बढ़ावा मिलता हो। कैसे अपराध को बढ़ावा मिलता हो? जैसे मान लो आपने कहीं कोई झगड़ा हो रहा है और आप पहुंचे, आपने देखा भाई लोग एक दूसरे से झगड़े कर रहे हैं, आप पहुंचे और आपने लोगों को उकसाया, अरे अरे मारो मारो मारो, क्या कर रहे हो, इतनी देर से बहस किए जा रहे हो, पीटो पीटो पीटो, मारो 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 मारो, मार डालो। ये प्रोवोकेशन है, ये प्रोवोकेशन है, ये इंसाइटमेंट है, इसी को उद्दीपन कहते हैं, इसी को उद्दीपन कहते हैं। तो अपराध के उद्दीपन का मतलब है कुछ ऐसा बोलना, कुछ ऐसा कहना जिससे किसी अपराध को बढ़ावा मिल जाए, कोई अपराध उद्दीप्त हो जाए। तो ये निर्बंधन के आधार हैं, 8 निर्बंधन के आधार हैं जो आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में लिखे गए हैं। इन आधारों पर वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीनी जा सकती है, रोकी जा सकती है। तो 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन है, 19 क्लॉज 2 में निर्बंधन के आधारों का वर्णन है। प्री और मेन दोनों नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्री के नजरिए से ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, किन किन आधारों पर छीन स्वतंत्रता, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा सकती है। दूसरी बात, मेन एग्जामिनेशन में लिखने के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए याद होगा तो आप इनको आसानी से लिख सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इस अधिकार की व्याख्या न्यायालय ने बहुत अलग अलग तरीके से की है, उसको हम लोग अलग तरीके से भी लिखेंगे। पहले सारे अधिकार पढ़ लेते हैं। तो पहले हम अगला कॉलम बनाते हैं, फ्रीडम है और निर्बंधन के आधार हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, शॉर्ट में लिख दिया हमने। जो पहली स्वतंत्रता हमने पढ़ी थी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अब आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी, 19 1 में ही है, 19 क्लॉज 1 में ही है सारी स्वतंत्रताएं, ABCD EG। तो 19 क्लॉज 1 ये कौन सी स्वतंत्रता देता है? अब जब बोलने की आज़ादी है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो बोलने की आज़ादी का प्रयोग कहाँ करोगे? रामलीला मैदान में करोगे या कहीं भी करोगे? तो अगर बोलने की आज़ादी है तो बोलने की आज़ादी का प्रयोग करने के लिए हमें कोई भी सम्मेलन करने का अधिकार है, असेंबल होने का अधिकार है, राइट टू असेंबल। एक जगह इकट्ठा हो सकते हैं और एक जगह इकट्ठा होकर के अपनी बात कह सकते हैं, एक जगह इकट्ठा होकर अपनी बात कह सकते हैं। लेकिन कैसे इकट्ठा होंगे? हथियार लेकर के नहीं, लाठी रैली नहीं निकाल सकते, बंदूक रैली नहीं निकाल सकते, हथियार लेकर नहीं इकट्ठा हो सकते, और शांतिपूर्वक तरीके से इकट्ठा हो सकते हैं। तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी कहता है कि प्रत्येक नागरिक को अधिकार होगा शांतिपूर्वक एवं निरायुध, विदाउट आर्म्स, बिना हथियार के, विदाउट आर्म्स बिना हथियार के, शांतिपूर्वक एवं बिना हथियार के यानी निरायुध विदाउट आर्म्स, सम्मेलन असेंबल होने का अधिकार। बिना हथियार के और शांतिपूर्वक असेंबल हो सकते हैं, असेंबल हो सकते हैं, इकट्ठा हो सकते हैं और इकट्ठा होकर के अपनी बात कह सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इकट्ठा होकर के कुछ भी उगल दें, कुछ भी कह दें जिससे समाज की शांति भंग हो जाए, जो कानून व्यवस्था बनी हुई है वो बिगड़ जाए, ऐसा कुछ नहीं कह सकते। इसलिए इस पर निर्बंधन के आधार हैं। आर्टिकल 19 क्लॉज 3 निर्बंधन लगाता है 2 आधारों पर, भारत की प्रभुता व अखंडता और लोक व्यवस्था। इन आधारों पर रोक लगाई जा सकती है। इसीलिए जैसे दिल्ली में अगर कोई धरना प्रदर्शन करना चाहता है, अपनी बात कहना चाहता है, तो उसे धरना प्रदर्शन करने की आज़ादी है। लेकिन दिल्ली में उसके लिए एक जगह अलॉट कर दी गई है, वो जगह है जंतर मंतर। अक्सर आप लोग सुनते होंगे जंतर मंतर पर धरना, तो वो धरने की जगह ही है, परमानेंट लोग धरने पर बैठे रहते हैं किसी न किसी बात को लेकर। इतना बड़ा देश है तो अलग अलग हिस्सों से आकर के लोग वहाँ अपना धरना करते रहते हैं, कई लोग तो कई समय से बैठे हुए, लेकिन परमिशन लेकर के। क्यों? क्योंकि ऐसा सम्मेलन नहीं कर सकते, ऐसा प्रदर्शन नहीं कर सकते जिससे लोक व्यवस्था भंग हो या भारत की प्रभुता और अखंडता के लिए खतरा हो। यहाँ रामलीला मैदान में भी अक्सर रैलियां निकलती हैं, आप जिन क्षेत्रों में रहते हैं उन क्षेत्रों में भी रैलियां निकलती हैं, लोग बुलाते हैं, सम्मेलन बुलाते हैं। तो उस मैदान में जब सम्मेलन बुलाया जाता है तो पहले पुलिस को या मजिस्ट्रेट को सूचना दी जाती है, उससे परमिशन ली जाती है। जब मजिस्ट्रेट परमिशन दे देता है तभी ऐसी रैली निकाली जा सकती है या ऐसा सम्मेलन किया जा सकता है। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि रैली करने से, रैली का आयोजन करने से या सम्मेलन का आयोजन करने से कानून व्यवस्था भंग हो जाएगी, तो वो सम्मेलन का आयोजन करने की अनुमति नहीं देगा, तो आयोजन करने से मना कर सकता है। चाहे मुख्यमंत्री करे, चाहे प्रधानमंत्री करे, उसको भी मना कर सकता है, उसको भी मना किया जा सकता है। हालांकि ऐसा इन प्रैक्टिस हो पाना बहुत कठिन है, लेकिन कभी कभी हुआ है, प्रधानमंत्री को तो मना किया गया है अनुमति देने से, अगर दूसरे दल की सरकार है राज्य में तो इस तरीके के एग्जाम्पल दिखलाई पड़ते हैं। तो सम्मेलन के अधिकार पर रोक लगाई जा सकती है इन आधारों पर। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी। अब अगर सम्मेलन का अधिकार है तो सम्मेलन करने के लिए, सम्मेलन का आयोजन करने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन भी होना चाहिए, कोई संगठन भी होना चाहिए, तभी तो सम्मेलन का आयोजन होगा, तभी तो सम्मेलन होगा। तो संगठन कैसा हो, इसका मतलब संगठन भी बनाने का अधिकार मिलना चाहिए, तो संगठन भी बनाने का अधिकार दिया गया है। कोई संगम, एसोसिएशन, संघ, यूनियन या सहकारी समिति, कोऑपरेटिव कमिटीज बनाने का अधिकार।
कोई भी संगम बनाया जा सकता है, एसोसिएशन बनाया जा सकता है। जैसे लोग कहीं भी इकट्ठा होकर के किसी भी तरीके का एसोसिएशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। कोई यूनियन, कोई संघ बनाया जा सकता है, जैसे स्टूडेंट यूनियन है, या पॉलिटिकल पार्टीज का अपना यूनियन है, किसान यूनियन है, व्यापारियों का यूनियन है। तो किसी भी तरीके का यूनियन बनाया जा सकता है। किसी भी तरीके की कोऑपरेटिव कमिटीज बनाई जा सकती है, सहकारी समितियां। सहकारी समितियां वे होती हैं जो मिलजुल कर कार्य करने की संस्कृति पर आधारित होती हैं। हर व्यक्ति कंट्रीब्यूट करेगा, जितना कंट्रीब्यूशन होगा उस कंट्रीब्यूशन के अनुपात में उसे लाभ मिलता है। जैसे मिल्क यूनियन, अमूल, मदर डेयरी, पराग, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जानी जाती है। अमूल का नाम तो सब जानते हैं। तो अमूल क्या है? एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोऑपरेटिव कमेटी है या कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो सहकारी समितियां बनाने का अधिकार है। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए गांधी जी कहते थे कि सहकारी समितियां सबसे अच्छा साधन है। हालांकि शुरुआती दौर में बहुत ज्यादा फोकस इस पर नहीं किया गया। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 द्वारा इसे जोड़ा गया। यह शब्द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। ये शब्द सहकारी समितियां वाला शब्द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। ये 2011 में जोड़ा गया 97th अमेंडमेंट के माध्यम से। अब इस पर भी निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। किन आधारों पर निर्बंधन लगाया जा सकता है? आर्टिकल 19 क्लॉज 4 निर्बंधन के आधारों का वर्णन करता है। किन किन आधारों पर निर्बंधन लगाए जा सकते हैं? दो आधार तो यही है, भारत की प्रभुता व अखंडता। क्यों? क्योंकि अगर आपको संगठन बनाने का अधिकार है तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि प्रतिबंधित संगठन बना लोगे, आतंकी संगठन बना लोगे, इसका ये मतलब नहीं है। तो संगठन बनाने का मतलब यह है कि ऐसा ही संगठन बने जो देश के हित के विरुद्ध हो, जो भारत की प्रभुता अखंडता पर चोट न करता हो, लोक व्यवस्था पर, समाज की शांति और कानून की व्यवस्था को भंग न करता हो, सदाचार, समाज में अच्छे आचरण के विरुद्ध न हो, ऐसा ही संगठन बनाया जा सकता है। अगर ऐसा संगठन न बने तो, गलत संगठन बने तो इसके लिए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 बनाया गया, 1967 में कानून बनाया गया है। इस कानून के तहत ऐसे संगठनों को प्रतिबंधित कर दिया जाता है। जैसे नॉर्थ ईस्ट में 40 से ज्यादा बड़े उग्रवादी संगठन बने, उल्फा, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम, तो उसको बैंड ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया गया, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। एनएससीएन, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, क्योंकि ये पूरे नागालैंड को और कुछ और प्रदेश के हिस्सों को भारत से अलग करके एक अलग देश बनाना चाहता है, अभी भी आंदोलनरत है, तो उसको प्रतिबंधित कर दिया गया। एनएससीएन कहते हैं, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड कहते हैं। इसी तरीके से सिमी, पीएफआई, ये बने तो स्टूडेंट यूनियन के आधार पर, लेकिन धीरे धीरे इनके लिंक पाए गए आतंकी संगठनों से, पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से, आईएसआईएस से इनके लिंक पाए गए, वहां से फंडिंग पाई गई, वहां के लिटरेचर पाए गए। नतीजा ये हुआ कि इन संगठनों को भी बैंड कर दिया गया, इनको प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया गया। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमें कोई भी संगठन बनाने का अधिकार देता है, लेकिन वो हमें उग्रवादी संगठन, आतंकी संगठन बनाने का अधिकार नहीं देता। इसे प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो आर्टिकल 19 क्लॉज 4 इसी के बारे में बताता है। 19C, अब अगली बात करते हैं। फ्रीडम्स हो गई, रिस्ट्रिक्शंस के ग्राउंड हो गए। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी ये कहता है कि प्रत्येक नागरिक को पूरे भारत में कहीं भी घूमने फिरने की आजादी है, भ्रमण का अधिकार है। पूरे भारत में आबाद है, मतलब बाधा रहित, कोई बाधा नहीं होगी। पूरे भारत में आबाद, बाधा रहित भ्रमण या संचरण कह लो की स्वतंत्रता, फ्री मूवमेंट, राइट टू फ्री मूवमेंट एनीवेयर इन इंडिया। पूरे देश में कहीं भी घूमने फिरने की आजादी है भारत के नागरिकों को। पूरे देश में कहीं भी आ जा सकते हैं, घूमने फिरने आ जा सकते हैं। लेकिन इस घूमने फिरने की आजादी पर भी रोक लगाई जाती है। क्यों? इसलिए कि मान लो किसी को, वैसे ईश्वर करे ना हो, लेकिन एग्जांपल ले रहे हैं, कोविड का दौर था तो बड़ा डरावना था। मान लो किसी को कोविड का इन्फेक्शन है और वो बोले नहीं भाई मैं तो इंडिया गेट घूमने जाऊंगा, मेरा मन कर रहा है इंडिया गेट घूमने का, तब तो ऐसा नहीं किया जा सकता। उसे पकड़ के कमरे में बंद कर देंगे, सामने 2 पुलिस वाला बैठा देंगे कि देखो निकल के भागने ना पाइए, क्योंकि खुद तो बीमार है, बाकी कईयों को बीमार करेगा ये। तो अगर किसी के भ्रमण करने से साधारण जनता के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है तो उसके भ्रमण को, उसके संचरण को रोका जा सकता है। तो पहला जो निर्बंधन लगाया जा सकता है, आर्टिकल 19 क्लॉज 5 निर्बंधन के आधार बताता है और यह कहता है साधारण जनता के हित में, साधारण जनता के हित में घूमने फिरने की आजादी छीनी जा सकती है। दूसरी बात, अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए, अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर घूमने फिरने की आजादी दी गई है और उस घूमने फिरने की आजादी का प्रयोग करने पर अनुसूचित जनजातियों के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, अनुसूचित जनजातियों के हितों का नुकसान होता है, तो बोलने की आजादी छीनी जा सकती है, सॉरी घूमने की आजादी छीनी जा सकती है। क्यों और कैसे? क्योंकि अनुसूचित जनजातियां ज्यादातर वनों में रहती हैं, दूर दराज क्षेत्रों में, जनता से दूर, शहर से दूर, आबादी से दूर, नॉर्मल आबादी से दूर। ज्यादातर जनजातियां वनों में रहती हैं। वन उनके आराध्य भी हैं, वनों की पूजा भी करते हैं। वन उनकी आजीविका का साधन भी है, उनकी कमाई वनों पर निर्भर है। वन ही उनके लिए भोज्य पदार्थ का साधन है, वन ही उनके कल्चर का हिस्सा है, उनकी पूरी संस्कृति वन पर आधारित है। अब अगर जनजातीय क्षेत्रों में हम पेनिट्रेट कर रहे हैं, हम जा रहे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं, और ज़्यादातर घूमने फिरने ही जाएंगे, घूमने फिरने जाएंगे तो फिर मैकडोनाल्ड को लगेगा चलो भाई अपना भी शटर ओपन करते हैं वहाँ, डोमिनोज को लगेगा चलो हम भी अपना शटर ओपन करते हैं, तो बड़े बड़े ब्रांड आने लगेंगे वहाँ पर। अब जंगल के बीच में ब्रांड क्या करेंगे?
जंगल का नुकसान करेंगे, जंगल की कटाई होगी, अवैध तरीके से कटाई होगी, और वहां का जो प्राकृतिक वातावरण है वो नष्ट होगा। जो जनजातियां हैं वो प्राकृतिक चीजों पर रहती हैं, जीवन यापन करती हैं। आपने जाकर के वहां सड़ा गला खाना बेचना शुरू कर दिया, मैकडी, पिज्जा किंग, डोमिनोज, बर्गर किंग, न जाने कौन कौन सा किंग क्यों जो भी है तमाम तरीके के। अब आपने सड़ा गला खाना वहां जाकर के परोसना शुरू कर दिया। फर्मेंटेड ही तो है सब, सड़ा गला खाना ही है। उसमें तमाम तरीके के टेस्ट इन्हेंसर डाल करके टेस्ट को इतना इन्हेंस कर देते हैं कि जब आपकी जीवा को टच करता है तो आपको लगता है यमी यमी यमी, लेकिन यमी यमी नहीं है वो बेहद नुकसानदेह चीज़ है। हेल्थ के लिए तो राक्षस है वो, राक्षस। लेकिन अब चूंकि उसमें टेस्ट इन्हेंसर पड़ा है, जीव को मजा आ रहा है, तो आप भी खाए जा रहे हैं। तो ऐसी दशा में अगर इस तरीके की फूडिंग हैबिट जाकर के जंगलों में विकसित की जाए तो जनजातियों का नुकसान होगा। तो फिर लोगों के घूमने फिरने की आज़ादी रोकी जा सकती है। ऐसा किया भी गया है। अंडमान निकोबार में जारवा जनजातियां रहती थी, हैं आज भी जारवा जनजातियां रहती हैं। जारवा जनजातियों की संख्या अचानक धीरे धीरे गिरने लगी क्योंकि ह्यूमन सफारी तेजी से वहां प्रचलित हो गई। ह्यूमन सफारी का मतलब है आदमी घूमने फिरने आनंद लेने वहां जाते थे। जब घूमने फिरने आनंद लेने जाते थे तो फिर वहाँ तरह तरह के ब्रांड ओपन हो गए। ब्रांड ओपन हो गए तो जनजातियां पहले तो लोगों से दूर भागती थी, फिर उन्होंने देखा कि भाई नहीं, ये हमारा नुकसान नहीं करते हैं, ये आते हैं घूमते फिरते हैं, तो फिर वो लोगों के करीब आने लगे। भाषा तो समझते नहीं थे, इशारों इशारों में बातें समझते थे, तो जनजातियां अपना गाना गाती थी, लोगों को डांस दिखाती थी। उसके बदले जो पिज्जा बर्गर ये सब सड़े गले आइटम है वो जनजातियों को खाने के लिए दे दिए जाते थे। पहले तो जनजातियों ने रिएक्ट किया कि भाई ये सब क्या है, लेकिन उनको लगा कि नहीं, ये सब खा रहे हैं। जब ये सब खा रहे थे इसका मतलब हम भी खा सकते हैं। उन्होंने खाना शुरू किया। अब वो प्रकृति की गोद में रहने वाले लोग ये पॉल्यूटेड खाना वो कैसे पचा पाएंगे, नहीं पचा पाए। नतीजा ये हुआ कि बहुत सारी जनजातियां धीरे धीरे संक्रमण का शिकार होने लगी, उनकी डेथ होने लगी, और जारवा जनजातियों की संख्या घटकर 100 से कम हो गई, बिलो 100। जब बिलो 100 हो गई तो लोगों ने चिंता प्रकट की कि ऐसे तो जनजाति ही नष्ट हो जाएगी। तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। जब सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका की सुनवाई की तो सुप्रीम कोर्ट ने इस अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए जहां जारवा जनजातियां रहती हैं उस 5 किलोमीटर के दायरे में, 5 किलोमीटर के रेडियस में पूरे जितने भी होटल्स, रेस्टोरेंट ये सब ओपन हुए थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेरे आदेश से इमीडिएट बंद किए जाते हैं। सब लोग अपना अपना बैग उठाएं और वहां से भागें, इमीडिएट बंद किए जाते हैं। और 5 किलोमीटर के दायरे में कोई भी कमर्शियल एक्टिविटीज दिखनी नहीं चाहिए कभी। अगर कोई भी कमर्शियल एक्टिविटीज इस 5 किलोमीटर के दायरे में दिखी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि उनके अधिकारों का, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, कानून लागू करने वाली एजेंसियां हैं, डीएम है, एसपी है, वो सब हरकत में आए। नतीजा ये हुआ कि जितने बड़े बड़े ब्रांड थे सबका शटर डाउन कर दिया गया, सब बंद हो गए, सबको 5 किलोमीटर के दायरे से बाहर फेंक दिया गया। अब जारवा जनजातियों की संख्या बढ़ गई, 500 से ज्यादा हो गई, वरना वे विलुप्त होने की स्थिति में आ गई थी। 1 दशक पुरानी बात है, लगभग 1 दशक से ज्यादा हो गए थोड़े। तो इस तरीके से ये आर्टिकल वर्क करता है और इसका प्रयोग किया जा सकता है। आर्टिकल 19(1)(e)। अब पूरे भारत में घूमने फिरने की आज़ादी है तो रुकना भी पड़ेगा। बिना निवास किए कैसे घूमोगे, तो रुकने की आज़ादी यानी निवास करने की आज़ादी है। और अगर निवास किया, बहुत अच्छा लग गया कि नहीं नहीं अब तो यहीं पर मकान खरीद के यहीं बस जाएंगे, तो फिर बसने की आज़ादी भी है। पूरे भारत में कहीं भी निवास करने, राइट टू रिजाइड एवं बसने, बस जाने, राइट टू सेटल की स्वतंत्रता है। पूरे देश में निवास करने कहीं भी, और निवास करने के साथ साथ बस जाने की भी स्वतंत्रता दी गई है। जो निर्बंधन के आधार हैं वो वही हैं आर्टिकल 19 क्लॉज 5 में ही। क्यों? क्योंकि भ्रमण और निवास दोनों एक दूसरे का पूरक है। उपर्युक्त दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। उपर्युक्त दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए दोनों के लिए निर्बंधन का आधार एक ही है, एक ही आधार पर निर्बंधन लगेगा। और अब अंतिम स्वतंत्रता, फ्रीडम और रिस्ट्रिक्शन। आर्टिकल 19(1)(g)। डी लिखा था, ई लिखा था, ई के बाद एफ आता है। एफ हटाया जा चुका है, अभी हमने पढ़ा है ये। एफ हटाया जा चुका है, एफ को समाप्त किया जा चुका है, 19(1)(f) समाप्त हो चुका है। तो एफ की जगह सीधे फिर जी आता है, सीधे जी आता है। एफ को हटा दिया तो एफ हट गया, तो अब जी बचा। जी क्या कहता है? ये कहता है प्रत्येक नागरिक को कोई कारोबार, बिजनेस, व्यापार, ट्रेड, वृत्ति, प्रोफेशन, व्यवसाय जिसे कहते हैं, प्रोफेशन, उपजीविका, ऑक्यूपेशन की स्वतंत्रता है। पूरे देश में हमें कोई भी व्यापार कारोबार करने की आज़ादी है। हम कोई भी व्यापार कारोबार कर सकते हैं, हम कोई भी प्रोफेशन, कोई भी वृत्ति अपना सकते हैं। जैसे वकालत प्रोफेशन है, डॉक्टरी प्रोफेशन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट होना प्रोफेशन है, तो कोई भी प्रोफेशन अपना सकते हैं। कोई भी उपजीविका, ऑक्यूपेशन, यानी जैसे आपका ऑक्यूपेशन क्या होगा? नौकरी। आप नौकरी करने जा रहे हैं, नौकरी की तलाश में है, तो ऑक्यूपेशन कोई भी उपजीविका, यानी अपनी जीविका, अपनी आजीविका चलाने का साधन, तो कोई भी उपजीविका करने की आज़ादी है। तो कोई भी व्यापार कारोबार, व्यवसाय या कुछ भी अपनी आजीविका चलाने के लिए करने का अधिकार है। लेकिन अब व्यापार कारोबार की आज़ादी है तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि हेरोइन का कारोबार करने लगोगे, ड्रग्स का कारोबार करने लगोगे, ये आज़ादी तो नहीं दी जा सकती।
या फिर नौकरी करनी है तो पता चला आतंकी संगठन की नौकरी कर रहे हैं। हमारे यहाँ से बहुत लोग आईएसआईएस में भर्ती होने जाते हैं ना, अपने देश से बहुत सारे लोग। केरल है, महाराष्ट्र का पुणे है, उत्तर प्रदेश का आजमगढ़ है, ये ऐसे हब हैं जहाँ से लोग, जहाँ से साक्ष्य मिले हैं, जहाँ के साक्ष्य मिले उसके आधार पर बता रहे हैं, जो फैक्ट है उसके आधार पर बता रहे हैं कि यह देखा गया है कि अपने ही देश के लोग ज़्यादातर इन एरियाज से आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठन को ज्वाइन करने गए, उनकी नौकरी कर रहे हैं। अब बताओ भाई, हमारे देश का संगठन नहीं, वो भी आतंकी संगठन है, लेकिन गजब है, चले गए तो चले गए। तो अब ऑक्यूपेशन करने का अधिकार है, नौकरी करने का अधिकार है, तो नौकरी करने के अधिकार का मतलब ये थोड़ी है कि आतंकी संगठन की नौकरी ज्वाइन कर लोगे, डी कंपनी की नौकरी ज्वाइन कर लोगे। ये आजीविका करने का अधिकार नहीं है, ये जीविका चलाने के लिए अधिकार नहीं है। इसलिए इस पर भी निर्बंधन के आधार हैं। कौन से आधार हैं? आर्टिकल 19 क्लॉज 6 पहला कहता है साधारण जनता के हित में, साधारण जनता के हित में किसी भी व्यापार कारोबार पर रोक लगाई जा सकती है। जैसे ड्रग्स का कारोबार है, इस पर रोक लगाई जा सकती है। बड़ी मात्रा में ड्रग्स पकड़ी जा रही है। अभी देखो दिल्ली में 5,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई थी, अभी फिर पकड़ी गई है, आजकल में फिर कहीं पकड़ी गई है, पेपर में मैंने पढ़ा। तो बड़ी मात्रा में ड्रग के असाइनमेंट पकड़े जा रहे हैं, यानी हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं जो ड्रग का कारोबार कर रहे हैं। अपराध भी है ये ड्रग का कारोबार करना। तो साधारण जनता के हित में कोई भी व्यापार कारोबार पर रोक लगाई जा सकती है। दूसरा, किसी कारोबार, व्यवसाय यानी वृत्ति आदि के लिए अर्हता यानी योग्यता, सरल भाषा में लिख देते हैं, योग्यता या अयोग्यता का निर्धारण कर। किसी भी व्यापार कारोबार के लिए योग्यता या अयोग्यता तय की जा सकती है और इस आधार पर जो लोग योग्य हैं केवल उन्हीं को व्यापार कारोबार करने की परमिशन दी जा सकती है। जैसे जो लोग मेडिकल शॉप ओपन करते हैं, दवाइयों का कारोबार करते हैं, उनके लिए फार्मेसी की डिग्री या डिप्लोमा होना जरूरी है, तभी वो कारोबार कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। तो यहाँ फार्मेसी की आवश्यकता को लगा करके, योग्यता लगा करके ये तय कर दिया गया कि हर कोई नहीं कर सकता। जो उस मामले की, जो उस क्षेत्र की तकनीकी जानकारी रखता है, केवल वही व्यापार कारोबार कर पाएगा। इसी तरीके से जैसे वकालत का व्यवसाय है, वृत्ति है, हर कोई वकालत का व्यवसाय नहीं कर सकता। उसके लिए पहले एलएलबी की डिग्री लेनी होगी। जो लोग एलएलबी की डिग्री ले लेंगे केवल वही कर पाएंगे। और एलएलबी की डिग्री लेना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि एलएलबी की डिग्री लेने के बाद बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा। जो लोगों को बार काउंसिल रजिस्टर्ड करेगा एडवोकेट के रूप में, वही वकालत कर पाएंगे, बाकी लोग नहीं कर पाएंगे। डॉक्टरी, पहले डॉक्टरी की पढ़ाई करनी पड़ेगी, एमबीबीएस, बीएमएस, बीएचएमएस जो भी है, बीयूएमएस, डॉक्टरी की पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसके बाद जो इनकी मेडिकल काउंसिल है वहाँ से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही फिर वो डॉक्टरी का व्यवसाय कर सकते हैं। तो कोई भी योग्यता अयोग्यता निर्धारित करके राज्य द्वारा किसी क्षेत्र या उद्योग को पूर्णतः या अंशतः बहिष्कृत कर, राज्य किसी भी क्षेत्र को या किसी भी उद्योग को पूरी तौर पर या आंशिक तौर पर बहिष्कृत कर सकता है, बाहर कर सकता है। इससे वो प्रतिबंध लगा सकता है। इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है? जैसे अब तो नहीं है, क्योंकि अब तो निजीकरण का जमाना है, तो ज़्यादातर चीज़ें निजी क्षेत्रों को सौंपी जा रही हैं। अन्यथा आज भी वैसे आप देख सकते हो, जैसे दिल्ली में रूरल ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलती हैं, आरटीवी चलती हैं, टेम्पो टाइप के होते हैं, ऑटो टाइप के होते हैं, जो जिन्हें जिस पर यहाँ छात्र मेट्रो से लेकर के और थोड़ी दूर तक गांधी विहार, नेहरू विहार, बत्रा और मुखर्जी नगर आते जाते हैं। 5-5 रुपये, 10-10 रुपये जो भी लेते हो किराया लेकर के वो लोगों को ट्रांसपोर्ट की सुविधा देते हैं। तो उन्हें कहते हैं रूरल ट्रांसपोर्ट व्हीकल, आरटीवी। ये आरटीवी केवल उन्हीं रास्तों पर इन्हें अनुमति है जिन्हें रूरल ट्रांसपोर्ट व्हीकल के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है। केवल उन्हीं रास्तों पर चल सकते हैं, बाकी ये मेन सड़कों पर नहीं चल सकते। मेन सड़कों पर चलेंगे इनका चालान कट जाएगा, मेन सड़कों पर नहीं चल सकते, इनका चालान कट जाएगा। तो ट्रांसपोर्ट के एक सेक्शन को राज्य ने आंशिक तौर पर बाहर कर रखा है। आंशिक तौर पर बाहर करने का मतलब यह है कि जो मेन सड़कें हैं उन मेन सड़कों पर नहीं चलेंगे, जो कनेक्टिंग रोड्स हैं केवल उन कनेक्टिंग रोड्स पर ही उनको चलने की इजाजत दी जाएगी, बाकी नहीं दी जाएगी। बाकी अगर किसी मेन रोड पर ये चलते हुए पाए जाएंगे, इनका चालान कट जाएगा, इनको पकड़ लिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा इनको। इस तरीके से आपके एरिया में भी इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट का मैनेजमेंट होता होगा। वो बात अलग है कि पालन बहुत कमजोर होता है, क्योंकि पुलिस वालों को पैसा दे दिया जाता है, पैसे देकर के कहीं कुछ भी इधर उधर कर लेते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन स्टेट इस तरीके से मैनेजमेंट करता है, कर सकता है। तो ये भी निर्बंधन के आधारों में गिना जाएगा। तो ये निर्बंधन के आधार हो गए 19 क्लॉज 6। ये 6 स्वतंत्रताएं हो गई और स्वतंत्रता पर निर्बंधन के आधार हो गए। अब इसके बाद हम लोग आते हैं वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर। नोट लिखते हैं आर्टिकल 19(1)(a) वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर छोटे छोटे नोट्स लिखते हैं। इस पर हम लोग एक एक दो दो पॉइंट आपके एग्जाम के नजरिए से लिखाते हैं। पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट लिखो, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में, यानी वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता में, वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता में कोई सूचना प्रकट करने, कोई सूचना प्रकट करने
और उसको जानने, कोई सूचना प्रकट करने और उसको जानने का अधिकार है। कोई सूचना प्रकट करने और उसको जानने का अधिकार है। इसके अंतर्गत चुप रहने का अधिकार भी शामिल है, राइट टू साइलेंस। इसके अंतर्गत चुप रहने का अधिकार भी शामिल है। इसके अंतर्गत चुप रहने का अधिकार भी शामिल है, राइट टू साइलेंस भी इसके अंदर शामिल है। इसके अंतर्गत चुप रहने का अधिकार भी शामिल है। अगला पॉइंट लिखो, किंतु इसके अंतर्गत निम्नलिखित शामिल नहीं है। किंतु इसके अंतर्गत निम्नलिखित शामिल नहीं है। किंतु इसके अंतर्गत निम्नलिखित शामिल नहीं है। अब कौन कौन सा शामिल नहीं है, ऐसे रोमन में करके लिख लो। पहला लिखो, हड़ताल करने का अधिकार। हड़ताल करने का अधिकार ये नहीं देता। हड़ताल का अधिकार 19(1) का उल्लंघन है, 19(1)(a) का। दूसरा लिखो, बंद का आयोजन करने का अधिकार। बंद का आयोजन करने का अधिकार। बंद का आयोजन मतलब जैसे आपने देखा होगा कि कोई संगठन है या पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो कहती हैं कि भारत बंद या फिर दिल्ली बंद, उत्तर प्रदेश बंद, बिहार बंद, ना इस तरीके के बंद का आयोजन करती हैं। तो ये बंद है। बंद का आयोजन आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए का उल्लंघन है। तो बंद का आयोजन करने का अधिकार। तीसरा लिखो, ये सब नहीं किया जा सकता। तीसरा लिखो, घृणा वाक। हेट स्पीच, घृणा वाक। घृणा वाक भी शामिल नहीं है। घृणा वाक का मतलब है कि कोई अपने धर्म के बारे में, अपनी जाति के बारे में ऐसा आडंबरपूर्ण अभिव्यक्ति करे जिससे दूसरे धर्म, दूसरे जाति के प्रति वैमनस्यता या घृणा का भाव पैदा हो। आप अपने जाति के बारे में कहिए, आप अपने धर्म के बारे में बोलिए, आज़ादी है, लेकिन अपने धर्म के बारे में या अपने जाति के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते जिससे दूसरे की जाति और दूसरे के धर्म को नीचा दिखाया जाए या उसके प्रति घृणा या वैमनस्यता का भाव पैदा किया जाए। दूसरे धर्म और दूसरे जाति की बुराई तो कर ही नहीं सकते, ऐसा करना तो गलत होगा ही, लेकिन अपने भी धर्म और अपनी जाति के बारे में ऐसा बोलने की मनाही है जिससे दूसरे धर्म और दूसरी जाति को नीचा दिखाया जाए, उसके प्रति घृणा पैदा की जाए, उसके प्रति वैमनस्यता का भाव पैदा किया जाए। इसे हेट स्पीच कहेंगे। इसे हेट स्पीच कहेंगे। जब से ये सोशल मीडिया का जमाना आया है तब से हेट स्पीचेस बहुत बढ़ गई हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे के प्रति वैमनस्यता फैलाने के लिए, एक दूसरे के प्रति घृणा का भाव पैदा करने के लिए कुछ भी एडिटेड वीडियो बनाया जा सकता है, एडिटेड मैसेजेस, गलत मैसेजेस टाइप की जा सकती हैं, गलत इन्फॉर्मेशन प्रसारित की जा सकती हैं। ये इन्फॉर्मेशन का युग है, लेकिन इन्फॉर्मेशन के आतंक का भी युग है। तो गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई जा सकती हैं और इस तरीके से घृणा वाक, हेट स्पीच को बढ़ावा दिया जा सकता है, दिया जा रहा है, दिया गया है। ये गलत है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए इसकी अनुमति नहीं देता। सरकार को यह अधिकार देता है कि हेट स्पीचेस फैलाने वाले लोगों पर कठोर कार्रवाई करें, कठोर दंडात्मक प्रावधान करें और इसके लिए कानून बनाएं। तो आईटी एक्ट इसके लिए बनाया गया है, सूचना प्रौद्योगिकी कानून इसके लिए बनाया गया है। लेकिन ये जो सूचना प्रौद्योगिकी कानून है, इसका पालन बहुत प्रभावी नहीं है, क्योंकि जो हमारे यहाँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इस पर कुछ कंट्रोल तो पहले से लगा है। 2021 में सरकार ने इनके लिए रेगुलेशन बनाया है, तो इस रेगुलेशन से कुछ अंकुश तो लगा है, लेकिन बहुत बड़ा कंट्रोल इन पर नहीं हो पाया है। ये एक कमजोरी है, इस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। तो घृणा वाक लिख लो, एक लाइन इसी में, घृणा वाक में लिख लो, इसी में लिख लो। इसका अर्थ है कि दूसरे व्यक्ति, समूह, समुदाय आदि के प्रति दूसरे व्यक्ति, समूह, समुदाय आदि के प्रति घृणा फैलाने की भावना से संदेशों का प्रसारण करना, संदेश फैलाना या संदेशों का प्रसारण करना सोशल मीडिया के द्वारा। और अब तो एआई टेक्निक का यूज करते हैं, डीप फेक वीडियोस, डीप फेक फोटोज, डीप फेक, तो अब तो और चिंता हो गई है। सोशल मीडिया के साधनों के द्वारा विगत वर्षों में घृणा वाक या घृणा आधारित संदेशों का तीव्र प्रसारण होता रहा है। इसे रोकने के लिए भारत सरकार ने 2021 में विनियमन बनाया है, रेगुलेशन बनाया है, जिससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म घृणा आधारित संदेशों को रोकने के लिए, प्रभावी भूमिका निभा सकें। यद्यपि इसमें दंडात्मक प्रावधान नहीं है,
अतः इसे प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। अतः इसे प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। अब हेडिंग लिखो प्रेस की स्वतंत्रता, इसी में लिखो, नोट में ही अगला लिखो प्रेस की स्वतंत्रता। अमेरिका में है अलग से, भारत में नहीं है, लेकिन हम डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान सभा में स्पष्ट रूप से कहा कि हम प्रेस को कोई ऐसी आज़ादी नहीं देना चाहते जो नागरिकों को न मिली हो, क्योंकि प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस नागरिकों की ही अभिव्यक्ति का एक साधन है, इसलिए प्रेस को उतनी ही आज़ादी दी जाएगी जितनी नागरिकों को। इसका मतलब है कि प्रेस पर हम कंट्रोल करेंगे जैसे नागरिकों पर करते हैं। इन्हीं 8 आधारों पर प्रेस पर भी रोक लगाई जाएगी, वरना प्रेस किसी से भी पैसा लेकर के दूसरे के खिलाफ कुछ भी छाप दे, अनाप शनाप छाप दे, तो प्रेस को उतनी आज़ादी नहीं दी जा सकती। तो यही कारण है कि जब प्रेस फ्रीडम ऑफ प्रेस का इंडेक्स तैयार होता है तो हमारे देश को काफ़ी नीचे रखा जाता है। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर का ये निर्णय बेहद दूरदर्शितापूर्ण था, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि प्रेस ने समय समय पर पैसे लेकर के लोगों के लिए बहुत उटपटांग खबरें छापी हैं। अब तो नहीं होता, क्योंकि अब तो सब जागरूक हो गए, मुकदमेबाजी हो जाती है, प्रेस को सजा मिली है, संपादक को सजा मिली है, जुर्माना लगाया गया है, बहुत सारे न्यायालय में मुकदमेबाजी हुई है। तो उस कारण से अब प्रेस थोड़े सतर्क हो गए हैं, वरना हमने तो वो दौर देखा है जब प्रेस इस तरीके की हरकतें किया करते थे। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने इस बात को बड़े समय से ही पहचान लिया और उन्होंने कहा कि हम प्रेस को ऐसी आज़ादी नहीं दे सकते जो नागरिकों को न मिली हो। प्रेस पर उतना ही नियंत्रण रहेगा जितना नागरिकों की स्वतंत्रता पर नियंत्रण रहेगा। इसलिए प्रेस की स्वतंत्रता को अलग महत्व नहीं दिया गया, लेकिन प्रेस अपनी आज़ादी के लिए अलग मांग करता रहा। उच्चतम न्यायालय में प्रेस ने मुकदमेबाजी की। सकल पेपर्स का मुकदमा है, इंडियन एक्सप्रेस जो न्यूज़पेपर आता है, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर लिमिटेड बनाम भारत संघ का मुकदमा है। इन सारे मामलों में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए यानी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निहित है, और उस पर वही निर्बंधन के आधार है जो आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में लिखे हैं। तो न्यायालय ने भी साफ मना कर दिया डॉक्टर अम्बेडकर के तर्क का हवाला देते हुए कि प्रेस को उतनी ही आज़ादी मिलेगी जितनी नागरिक को है, और प्रेस की स्वतंत्रता पर उतना वही निर्बंधन होंगे जो नागरिकों की स्वतंत्रता पर है, अलग से आज़ादी नहीं दी जाएगी। ये निर्णय न्यायालय का बेहद बुद्धिमत्तापूर्ण है, और डॉक्टर अम्बेडकर ने जो प्रावधान किया, अलग से प्रेस की स्वतंत्रता का प्रावधान नहीं किया, यह भी बेहद दूरदर्शितापूर्ण निर्णय था। वरना मांग की जा रही थी, क्योंकि अमेरिका में प्रेस की स्वतंत्रता एक अलग राइट है। पहले संविधान संशोधन के द्वारा अमेरिका में प्रेस की स्वतंत्रता को एक अलग बिल ऑफ राइट के रूप में जोड़ दिया गया। उसी पैटर्न पर हमारे यहाँ डिमांड चली। तो लिखो, अमेरिका में प्रेस की स्वतंत्रता को, अमेरिका में प्रेस की स्वतंत्रता को प्रथम संविधान संशोधन द्वारा एक स्वतंत्र बिल ऑफ राइट्स के रूप में, एक स्वतंत्र बिल ऑफ राइट्स के रूप में शामिल किया गया, एक स्वतंत्र बिल ऑफ राइट्स के रूप में शामिल किया गया, एक स्वतंत्र बिल ऑफ राइट्स के रूप में शामिल किया गया। इसी आधार पर भारत की संविधान सभा में भी, इसी आधार पर भारत की संविधान सभा में भी कुछ सदस्यों ने प्रेस की स्वतंत्रता की अलग मांग की, कुछ सदस्यों ने प्रेस की स्वतंत्रता की अलग मांग की। किंतु डॉक्टर अम्बेडकर ने इस मांग को अस्वीकार करते हुए कहा कि, किंतु डॉक्टर अम्बेडकर ने इस मांग को अस्वीकार करते हुए कहा कि प्रेस नागरिकों की अभिव्यक्ति का ही एक भाग है या साधन है। प्रेस नागरिकों की अभिव्यक्ति का एक भाग या साधन है। अतः प्रेस को ऐसी स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती, अतः प्रेस को ऐसी स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती जो नागरिकों को उपलब्ध ना हो। अतः प्रेस को ऐसी स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती जो नागरिकों को उपलब्ध ना हो। अतः प्रेस को ऐसी स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती जो नागरिकों को उपलब्ध ना हो। इस प्रकार प्रेस की स्वतंत्रता वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक भाग है। इस प्रकार प्रेस की स्वतंत्रता वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक भाग है। पैरा चेंज करके लिखो, उच्चतम न्यायालय ने भी इंडियन एक्सप्रेस जो न्यूज़पेपर आता है, उच्चतम न्यायालय ने भी इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स लिमिटेड बनाम भारत संघ के मामले में कहा है कि, प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में निहित है। संविधान के अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में निहित है, और अनुच्छेद 19 क्लॉज 2 और आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में वर्णित निर्बंधनों के अधीन है। 19 क्लॉज 2 में वर्णित निर्बंधनों के अधीन है। 19 क्लॉज 2 में वर्णित निर्बंधनों के अधीन है।
तो ये हो गया प्रेस की स्वतंत्रता। अब अगला पॉइंट लिखो, ये सारे पॉइंट नोट में ही लिख रहे हैं। एक लिखो, इंटरनेट की स्वतंत्रता, इंटरनेट की स्वतंत्रता मूल अधिकार नहीं है। इंटरनेट की स्वतंत्रता मूल अधिकार नहीं है, किंतु इंटरनेट के माध्यम से, किंतु इंटरनेट के माध्यम से वाक एवं अभिव्यक्ति का प्रयोग करना, वाक एवं अभिव्यक्ति का प्रयोग करना एवं कोई व्यापार कारोबार आदि करना, कोई व्यापार कारोबार आदि करना मूल अधिकार है, मूल अधिकार है, जो क्रमशः अनुच्छेद 19(2) 19 क्लॉज 2 और 19 क्लॉज 6 के निर्बंधों के अधीन है, जो क्रमशः आर्टिकल 19 क्लॉज 2 और आर्टिकल 19 क्लॉज 6 के निर्बंधों के अधीन है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अनुराधा भसीन का केस है, केस का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं रेफरेंस के तौर पर केवल लिखा दे रहा हूँ। अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ का मुकदमा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो इंटरनेट के प्रयोग करने की आज़ादी हमारा फंडामेंटल राइट नहीं, इंटरनेट फंडामेंटल राइट नहीं है, इंटरनेट फंडामेंटल राइट नहीं है। लेकिन न्यायालय ने कहा कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 का प्रयोग इंटरनेट के माध्यम से करना, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 का प्रयोग इंटरनेट के माध्यम से करना फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी का प्रयोग करना, यानी व्यापार कारोबार आदि का प्रयोग इंटरनेट के माध्यम से करना, यह फंडामेंटल राइट है। तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए का प्रयोग, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी का प्रयोग, ये सब इंटरनेट के माध्यम से करना, ये फंडामेंटल राइट है। लेकिन इस पर भी रोक टोक होगी, इस पर भी निर्बंधन होंगे, वही जो 19(2) 19(6) में इन सब के लिए लिखे गए हैं। तो ये बात न्यायालय ने कही है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर। तो ये पूरा का पूरा जो चर्चा थी हमारी, ये पूरी की पूरी चर्चा आर्टिकल 19 पर फोकस थी। आज पूरा 2 घंटे लग गए 19 पढ़ने में लगभग। अब 19 के बाद हम लोग जो हम लोग का अगला आर्टिकल है वो आर्टिकल 20 है, छोटा सा पढ़ लेते हैं, फिर आर्टिकल 21 आगे पढ़ेंगे। आर्टिकल 20 अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, इसका मतलब यह है कि ये अधिकार ऐसे लोगों को मिला है जिन पर कोई अपराध करने का आरोप लगाया गया है। सभी व्यक्तियों को है, लेकिन ऐसे व्यक्तियों को है जिन पर कोई अपराध करने का आरोप है, बाकी लोगों को नहीं है। जिन पर कोई अपराध करने का आरोप है केवल उनके लिए है। कौन कौन से संरक्षण दिए गए हैं? आर्टिकल 20 क्लॉज 1, ये सब आर्टिकल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आर्टिकल 20 क्लॉज 2 और आर्टिकल 20 क्लॉज 3। इनमें जो संरक्षण का अधिकार दिया गया है, संरक्षण के इन अधिकारों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। आर्टिकल 20 क्लॉज 1 में जो कुछ लिखा गया है उसे कहा गया है कार्योत्तर विधि से संरक्षण, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ से संरक्षण। आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में जो संरक्षण दिया गया है इसे कहा गया है दोहरे दंड से संरक्षण। दोहरा दंड का मतलब है डबल जेपेडी। और जो तीसरा दिया गया है उसे कहते हैं, ये शब्द संविधान में नहीं लिखे गए हैं, आत्म अभिशंसन से संरक्षण, सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो डबल जेपेडी, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, 3 चीजें नहीं होंगी। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो डबल जेपेडी, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ क्या है समझते हैं, फिर लिखाते हैं। कार्योत्तर विधि किसे कहते हैं पहले तो ये समझते हैं। आर्टिकल 20 क्लॉज 1, कार्योत्तर विधि का मतलब है काम करने के बाद बनाया गया कानून, उसे कार्योत्तर विधि कहते हैं। जैसे मान लो किसी ने कोई साइबर फ्रॉड किया, वो अपराध नहीं है आज। अब नए नए तरीके के साइबर क्राइम आ रहे हैं ना, पहले डीप फेक वीडियो बनाना अपराध नहीं था, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि डीप फेक भी होता है, कुछ ऐसा सोचा भी नहीं गया था। एआई जैसे कॉन्सेप्ट ही नहीं थे कि एआई जैसा कॉन्सेप्ट भी है। तो अब नए नए तरीके के अपराध जन्म ले रहे हैं नए नए तरीकों से। तो अब अगर मान लो किसी ने कोई अपराध किया एआई का यूज करके, और कानून बना के हमने उसे अपराध घोषित नहीं किया है, कानून बना के हमने उसे अपराध घोषित नहीं किया है, तो उसे सजा नहीं मिलेगी। मान लो आज कौन सी तारीख है भाई? आज तारीख हो गई 14 मान लो। तो अब 14 नवंबर को हमने कानून बनाया और कानून बना करके उसको हमने अपराध घोषित कर दिया, और वो किया गया 12 नवंबर को। 12 नवंबर को कोई अपराध किया गया, अभी तक अपराध नहीं था, हमने 14 नवंबर को कानून बना करके उसको अपराध घोषित कर दिया। तो 12 नवंबर को वो जो कार्य किया गया है वो अपराध नहीं माना जाएगा, उसके लिए सजा नहीं दी जाएगी। 14 नवंबर को हमने कानून बनाया है,
14 नवंबर को हमने कानून बनाया है और लागू किया है, तो 14 नवंबर के बाद से वो काम अगर कोई करेगा तभी उसे अपराध माना जाएगा, तभी उसके लिए सजा मिलेगी। इसका मतलब यह है कि किसी भी कानून के तहत अगर किसी के ऊपर कोई आरोप लगाया गया है, इसका मतलब ये भी है कि किसी कानून के तहत अगर किसी के ऊपर कोई आरोप लगाया गया है तो उसे उसी कानून के तहत सजा दी जाएगी जो कानून उस समय लागू था। जैसे मान लो 12 नवंबर को उसने कोई चोरी की और 12 नवंबर को चोरी के लिए मान लो 6 महीने की सजा थी उस चोरी के लिए। 14 नवंबर को कानून बना करके उस चोरी की सजा बढ़ा के 2 साल कर दी गई। तो 12 नवंबर को जो चोरी की गई थी वो जो मुकदमा दर्ज होगा उसमें 6 महीने की सजा मिले, भले 10 साल बाद सजा मिले, 2030 में 35 में सजा मिले, लेकिन 6 महीने की मैक्सिमम मिलेगी। 2 साल की सजा केवल उन मामलों में मिलेगी जो 14 नवंबर के बाद किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि अपराध की मात्रा 14 नवंबर के बाद बढ़ाई गई है। यानी कोई भी कार्य जो पहले किया जा चुका है उसे उसी कानून के अंतर्गत दंडित किया जाएगा जो कानून उस समय प्रचलन में था। अगर उस कानून में संशोधन करके उस कार्य और अपराध की गंभीरता बढ़ा दी गई है, दंड की मात्रा बढ़ा दी गई है या उसे कम कर दिया गया है, तो ये पहले किए गए अपराधों पर लागू नहीं होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मान लो हम सरकार में हैं, हमारा विरोधी उस अपराध में पकड़ा गया, तो हमको लगा अच्छा बच्चू, अच्छा पकड़ में आए हो, फटाफट ऐसा करो कानून बनाओ और इसमें इसको आजीवन कारावास की सजा दे दो, पूरे जिंदगी भर जेल में सड़ाइए। तो हम तो कानून बनाने का दुरुपयोग कर सकते हैं। या फिर हमारा कोई बड़ा परिचित आदमी जेल में चला गया, हम सरकार में आए, हमको लगा अरे यार ये तो जेल चला गया, इसको बचाएं कैसे, तो फिर हमने सोचा चलो कानून में फटाफट संशोधन करते हैं और इसमें इसको 10 साल की सजा मिली थी, ऐसा करते हैं कि इसमें सजा ही 2 साल की कर देते हैं। तो लगभग 18 महीने बीत चुके हैं, 2 साल, 6 महीने बाद 2 साल बीत जाएंगे, 6 महीने बाद जेल से बाहर आ जाएगा। तो सरकारें अपने विरोधियों के लिए, अपने प्रतिद्वंदियों के लिए या अपने चहेतों के लिए कानून बनाने की प्रक्रिया का दुरुपयोग कर सकती हैं अगर उन्हें यह अधिकार दे दिया जाए तो ऐसा न कर सकें इसके लिए ही ये प्रावधान किया गया कि जो भी कार्य करते समय जो कानून प्रचलन में था उसी के तहत सजा दी जाएगी। कार्योत्तर, कार्योत्तर मतलब कार्य के बाद, कार्य के उत्तर, कार्य के बाद बनाया गया कानून उस कार्य पर लागू नहीं होगा। इसी को कहते हैं कार्योत्तर विधि से संरक्षण। केवल क्रिमिनल मामलों में लागू होता है, सिविल मामलों में लागू नहीं होता। सिविल मामलों का मतलब है जैसे मान लो नगर पालिका ने कहा कि भाई हाउस टैक्स 200 रुपये लग रहा है सालाना, 200 रुपये महीना लग रहा है, तो नवंबर चल रहा है, नवंबर में निर्णय लेकर के हाउस टैक्स 14 नवंबर को निर्णय लेकर के हाउस टैक्स 200 के बजाय 250 कर दिया कि अब इस महीने से 250 रुपये हाउस टैक्स वसूला जाएगा। लेकिन नगर पालिका ये भी कह सकती है कि इसको 1 जुलाई से लागू माना जाएगा, 1 जुलाई 2024 से लागू माना जाएगा। तो अब जो नवंबर से हाउस टैक्स पे करेगा वो तो 250 रुपये देगा, लेकिन अभी नवंबर तक 200 रुपये लागू था, लेकिन नगर पालिका ने कह दिया कि नहीं 1 जुलाई 2024 से लागू माना जाएगा। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीने आपने पुरानी दर से हाउस टैक्स दे दिया, तो 50 रुपये के हिसाब से 4 महीने का 200 रुपये एक्स्ट्रा हुआ, तो आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इसको पिछली तारीख से लागू करने की घोषणा कर दी गई है। तो सिविल कानून पिछली तारीख से लागू किए जा सकते हैं, पिछली तारीख से लागू किए जा सकते हैं, लेकिन क्रिमिनल कानून पिछली तारीखों से लागू नहीं किए जा सकते। क्रिमिनल कानून पिछली तारीखों से लागू नहीं किए जा सकते, इसका यही मतलब है। तो लिखो कार्योत्तर विधि से संरक्षण में लिखो कोई क्रिमिनल कानून भूतलक्षी प्रभाव नहीं रखता, यानी पिछली तारीखों से लागू नहीं किया जा सकता। भूतलक्षी, रेट्रोस्पेक्टिव, कोई क्रिमिनल कानून भूतलक्षी प्रभाव नहीं रखता, इसका मतलब है पिछली तारीखों से लागू नहीं किया जा सकता, पिछली तारीखों से लागू नहीं किया जा सकता। इस प्रकार किसी व्यक्ति को केवल उसी कानून के अंतर्गत दंडित किया जाएगा, केवल उसी कानून के अंतर्गत दंडित किया जाएगा जो कानून अपराध करते समय लागू था, जो कानून अपराध करते समय लागू था। पहले किए जा चुके कार्यों पर नए बने हुए कानून लागू नहीं होंगे, नए बने हुए कानून लागू नहीं होंगे। पैरा चेंज करके लिखो, किंतु यह क्रिमिनल कानूनों पर ही लागू होता है, किंतु यह क्रिमिनल कानूनों पर ही लागू होता है, सिविल कानूनों पर नहीं, सिविल कानूनों पर नहीं। सिविल कानून भूतलक्षी प्रभाव रखते हैं, सिविल कानून भूतलक्षी प्रभाव रखते हैं, अर्थात इन्हें पुरानी या पिछली तिथियों से लागू किया जा सकता है, अर्थात इन्हें पुरानी या पिछली तिथियों से लागू किया जा सकता है। ये हो गया 20 क्लॉज 1। अब 20 क्लॉज 2 कहता है दोहरे दंड से संरक्षण। दोहरा दंड क्या होता है? डबल जेपेडी क्या होती है? डबल जेपेडी का अर्थ होता है कि एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति को एक बार से अधिक मुकदमा चलाना और एक बार से अधिक दंडित करना। एक अपराध के लिए व्यक्ति को एक बार से अधिक मुकदमा चलाना व्यक्ति पर और एक बार से अधिक दंडित करना। इसका मतलब यह हुआ
कि मान लो किसी व्यक्ति ने एक बार चोरी की, एक बार चोरी की, तो एक बार चोरी करने पर केवल एक बार मुकदमा दर्ज होगा और एक ही बार सजा मिलेगी, एक ही बार सजा मिलेगी। उस एक बार की गई चोरी, इस एक बार की गई चोरी के लिए दोबारा मुकदमा नहीं दर्ज होगा, दोबारा दंड नहीं मिलेगा, दोबारा दंड नहीं मिलेगा। दोबारा मुकदमा दर्ज होना, दोबारा दंड देना, इसको कहते हैं डबल जेपेडी, दोहरा दंड, दोहरे दंड से संरक्षण दिया गया है। इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है कि मान लो किसी व्यक्ति ने एक बार चोरी की, तो एक बार चोरी करने के लिए एक ही बार मुकदमा चलेगा और एक ही बार सजा मिलेगी। एक बार से अधिक ना तो मुकदमा दर्ज होगा, ना तो एक बार से अधिक सजा मिलेगी। लेकिन मान लो उसने दोबारा चोरी की, तो दोबारा चोरी करने पर फिर से एक बार मुकदमा दर्ज होगा, दूसरी चोरी के लिए एक बार मुकदमा दर्ज होगा और एक बार सजा मिलेगी। मान लो उसने तीसरी बार चोरी की, तीसरी बार चोरी करने पर उसे फिर से तीसरी चोरी के लिए एक बार मुकदमा दर्ज होगा और तीसरी चोरी के लिए एक बार सजा मिलेगी। मान लो उसने चौथी बार चोरी की, मजा आता है चोरी करने में, हैबिचुअल ऑफेंडर है ना, कुछ लोग हैबिचुअल ऑफेंडर होते हैं, आदतन अपराधी होते हैं कुछ लोग, मजा आ रहा है चोरी करने में से। तो मान लो उसने चौथी बार चोरी की, तो चौथी बार चोरी करने पर फिर से चौथी बार मुकदमा दर्ज होगा, लेकिन केवल एक बार मुकदमा दर्ज होगा चौथी चोरी के लिए, और केवल एक बार मुकदमा चलेगा और एक बार सजा मिलेगी। तो एक बार जो कोई अपराध करता है, जो कोई एक बार अपराध करता है, उस अपराध के लिए एक ही बार मुकदमा दर्ज होगा, एक ही बार सजा मिलेगी। दोबारा करेगा तो दोबारा फिर मुकदमा दर्ज होगा, सजा मिलेगी, लेकिन केवल एक बार, लेकिन केवल एक बार। तो ये कहलाता है दोहरे दंड से संरक्षण। तो अब देखो यहाँ दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं, आंसर करने में सावधानी बरतना। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है दोहरे दंड का अर्थ है, और आपने दोहरे दंड से संरक्षण दिमाग में भरा हुआ है, आप उस कॉन्सेप्ट को लेकर के आंसर कर जाते हैं और पता चला क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया। तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको बहुत केयरफुली पढ़ना है, क्योंकि दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दोहरे दंड के संरक्षण का अर्थ क्या है, ये एक अलग है, दोहरे दंड का अर्थ क्या है, ये एक अलग है। तो लिखो यहाँ पर, दोहरे दंड का अर्थ है, दोहरे दंड का अर्थ है 20-2 में लिखना। दोहरे दंड का अर्थ है कि एक ही अपराध के लिए, एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक मुकदमा चलाना, अभियोजन कहते हैं, अभियोजित करना, ब्रैकेट में लिखो अभियोजित करना, अच्छा शब्द अभियोजित करना है। एक बार किए गए अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित करना और दंडित करना, अभियोजित करना और दंडित करना। एक बार किए गए अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित करना और दंडित करना। लिखो, यह अनुच्छेद दोहरे दंड से संरक्षण देता है, यह अनुच्छेद दोहरे दंड से संरक्षण देता है, अर्थात यह अनुच्छेद दोहरे दंड से संरक्षण देता है, अर्थात किसी व्यक्ति को, अर्थात किसी व्यक्ति को एक बार किए गए अपराध के लिए, अर्थात किसी व्यक्ति को एक बार किए गए अपराध के लिए एक बार से अधिक, एक बार किए गए अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा, अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा। यह हो गया दूसरा प्रावधान। अब तीसरा समझो, तीसरा कहता है आत्म अभिशंसन से संरक्षण, सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अब सेल्फ इंक्रिमिनेशन क्या होता है पहले ये समझते हैं, फिर उससे क्या संरक्षण मिलता है। सेल्फ इंक्रिमिनेशन कहते हैं जब किसी व्यक्ति को स्वयं उसके विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य किया जाता है, तो उसको सेल्फ इंक्रिमिनेशन कहते हैं। बहुत आम बोलचाल की भाषा में कहो तो जैसे हमारे यहाँ पुलिस या टार्चर होता है कि पुलिस किसी को पकड़ लेती है और डंडे डंडे से धुनाई करती है और कहती कबूलो तुमने अपराध किया है, कबूलो तुमने अपराध किया है, नहीं कबूला और पिटाई, नहीं कबूला और पिटाई, तब तक पिटाई जब तक कि वो कबूल न ले कि हाँ उसने अपराध किया है। आदमी सोच रहा है इतना मार खाने से बेहतर है अपराध कबूल हो जाके जेल में कुछ दिन बैठ जाओ, और नहीं सब तो मारते मारते मार डालेंगे। तो ये कहलाता है आत्म अभिशंसन, इसको कहते हैं सेल्फ इंक्रिमिनेशन, कि खुद को कबूल कर लेना कि हाँ मैं अपराधी हूं, ये हमने ये सबूत है हमारे खिलाफ, ये सबूत है हमारे खिलाफ। तो ये कहलाता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेल्फ इंक्रिमिनेशन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है। ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति पर अपराध करने का कोई आरोप लगाया गया है तो उसे इस बात के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा कि वह स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य दे, वह स्वयं अपने खिलाफ गवाही दे, वह स्वयं अपने खिलाफ सबूत पेश करे, इसके लिए उसे बाध्य नहीं किया जा सकता, सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं हो सकता। अभी सेल्फ इंक्रिमिनेशन का बड़ा रोचक मामला आया था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। एक्चुअली दिल्ली में शराब घोटाला हुआ, सब जानते हैं कि नई शराब नीति बनाई गई। हालांकि सरकार ने, जैसे मुकदमा दर्ज हुआ, सरकार ने नई शराब नीति उसको रद्द कर दिया, पुरानी लागू कर दिया, क्योंकि नई में ऐसे ऐसे प्रावधान थे जो किसी एक परिवार, एक व्यवसायी उनको लाभ देने के लिए वो बनाए गए थे, वो साफ साफ दिख रहा था, इसलिए सरकार ने तुरंत रद्द कर दिया, जिससे कि मुकदमेबाजी से बच जाए। लेकिन अपराध हो गया तो हो गया, मुकदमा दर्ज हो गया। जब मुकदमा दर्ज हो गया तो फिर पूछताछ शुरू की गई। यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे वो भी पकड़ लिए गए कि भाई यही सूत्रधार है, इन्हीं के कहने पर सब कुछ हुआ। तो गिरफ्तारी, जब बार बार ये जमानत के लिए अर्जी देते थे, कभी हाई कोर्ट में, कभी लोअर कोर्ट में, कभी सुप्रीम कोर्ट में, तो ईडी और सीबीआई जो जांच कर रहे थे उन्होंने कहा कि जनाब ये कोऑपरेट ही नहीं कर रहे हैं, कुछ बता ही नहीं रहे हैं, कोई सूचना ही नहीं दे रहे हैं, कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। जब जानकारी नहीं दे रहे हैं तो हम जांच को आगे कैसे बढ़ाएं, इसलिए 15 दिन की और दे दो जमानत, 15 दिन की और दे दो कस्टडी, 15 दिन और पूछ के देखते हैं, एक हफ्ता और पूछ के देखते हैं, तो वो जमानत बढ़ती चली गई। लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा
तो जो मुख्यमंत्री के एडवोकेट उनकी तरफ से जो बहस कर रहे थे, उन्होंने कहा जनाब, राइट टू साइलेंस हमारा फंडामेंटल राइट है, चुप रहने का अधिकार हमारा मूल अधिकार है। आर्टिकल 19 अभी लिखा है ना आपको कि राइट टू साइलेंस हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारा मूल अधिकार है। और अगर सीबीआई और ईडी वाले पूछ रहे हैं एक्स मुख्यमंत्री से, वो चुप रहते हैं, नहीं जवाब देते हैं, तो ये आरोप नहीं लगा सकते, क्योंकि वो अपने फंडामेंटल राइट का प्रयोग कर रहे हैं। वकालत की कलाबाजी अलग है ना, ऐसे वकील बचाता है अपराधियों को। उनका ये तो अपने फंडामेंटल राइट का प्रयोग कर रहे हैं। तो सरकारी वकीलों का भी नहीं, ये तो हम अपराध के बारे में जानना चाहते हैं। तो उनके वकील ने कहा जनाब, आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ये भी चुप रहने का अधिकार देता है। ये भी जिस पर अपराध करने का आरोप लगाया गया है, जिस पर अपराध करने का आरोप लगाया गया है, आर्टिकल 20 क्लॉज 3 उसको चुप रहने का अधिकार देता है कि वो अपने खिलाफ सबूत न दे, वो अपने खिलाफ गवाही न दे, वो न बताए कि उसने कैसे अपराध किया, वो न बताए कि उसने कैसे घोटाला किया। ये अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन उसे देता है, ये अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन, ये फंडामेंटल राइट है उसका कि वो चुप रहे, वो कुछ ना बोले। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा बात तो ठीक है। तो इस आधार पर उन्हें जमानत मिल गई, वो बाहर आ गए। बोले जब पूछना होगा तो फिर बुला लेना फिर से, लेकिन जब बोलना चाहे तब बुला लेना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन, अब देखो कैसे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़ होता है। ये खिलवाड़ ही तो है एक तरीके से, कि हमें चुप रहने का अधिकार है, हमने अपराध किया, हम चुप हैं, हम कुछ नहीं बोलेंगे। राइट टू साइलेंस इज फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 कहता है कि राइट टू साइलेंस इज फंडामेंटल राइट, हमने अपराध किया है लेकिन हम चुप रहेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि अपने खिलाफ गवाही नहीं देंगे हम, ये भी हमारा फंडामेंटल राइट है। तो जो हमारी जांच एजेंसियां हैं वो बेचारी परेशान रहती हैं, वो बहुत सारे मुकदमों में, इसीलिए हमारे यहाँ जो कन्विक्शन रेट है वो बहुत कम है। कन्विक्शन रेट बहुत, आपने देखा होगा अभी जब पश्चिम बंगाल में उस महिला बिटिया के साथ, जो बिटिया डॉक्टर थी, उसके साथ जो दरिंदगी की गई, उस दरिंदगी के बाद दरिंदगी के आंकड़े आने लगे कि हमारे यहाँ जो महिलाओं के साथ इस तरीके से दरिंदगी करने वाले लोग हैं, उनमें जो कन्विक्शन रेट है वो 22% है। यानी अगर 100 मुकदमे दर्ज होते हैं तो केवल 22 लोगों को सजा होती है, 78 लोग सजा से बरी हो जाते हैं, उन्हें कोई सजा नहीं मिलती। दरिंदगी की है उन्होंने, अस्मिता लूटी है, महिला की इज्जत को तार तार किया है उन्होंने, घोर अपराध किया है, सामाजिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, कानूनी, हर तरीके का अपराध है वो। समाज के पतन, उस महिला को जीते जी मार दिया है उन्होंने, लेकिन 100 में से 78 मामलों में सजा नहीं हो पाती, मुश्किल से 22 मामलों में सजा हो पाती है। क्यों? है ना चुप रहने का अधिकार। जहां पुलिस वाले तोड़ देते हैं ढंग से, चुपचाप पता नहीं चल पाता, वहां कबूलवा लेते हैं, वहां साक्ष्य इकट्ठा कर लेते हैं। जहां अपराधी थोड़ा पहुंच वाला है, जहां अपराधी थोड़ा पहुंच वाला है, थोड़ा कानूनी रूप से जागरूक है, अच्छे वकीलों से पहुंच है, अच्छा पैसा है, अच्छे वकील कर सकता है, वहां वो 20 दिन काम करने लगता है, 20 दिन काम करने लगता है, आर्टिकल 19 काम करने लगता है, वो बच्चे निकल जाता है, सजा हो ही नहीं पाती। कितना बड़ा मजाक है हमारे देश में अपराध के साथ, कानून के साथ, महिलाओं के अपराध के साथ। आप कानून के इस क्षेत्र में जब मेरा तो बड़ा निकट से अनुभव रहा देखने का इन सारी चीज़ों का, मेरा हृदय तार तार हो जाता था इन चीज़ों को देख करके, हृदय विदारक घटनाएं होती थी। महिलाओं के परिवार वाले, जिसे कहते हैं ना तार तार करके रोना। क्यों? क्योंकि सजा मिलनी चाहिए थी, सजा नहीं मिल सकी, अपराधी बरी हो गया, वकील अच्छा था, पैसा अच्छा था, जुगाड़ अच्छा था, कानूनी समझ अच्छी थी, सजा नहीं मिल पाई। लगता था कि कैसा गंदा पेशा है ये, आदमी प्रोफेशन के नाम पर क्या अपराधियों को मुक्त कर सकता है? क्या वकालत की डिग्री, वकालत का ज्ञान हमने इसी दिन के लिए लिया है कि प्रोफेशन के नाम पर, व्यवसाय के नाम पर? मेरा तो प्रोफेशन है। मैंने कुछ एक बड़े वकीलों से बात की, हमने कहा भाई आपको शर्म नहीं आती, आप ऐसे केसेस ले लेते हो? बोले मेरा तो प्रोफेशन है, जो आएगा उसे बचाना मेरा काम है। बड़े आसानी से कह देते हैं। मुझसे नहीं देखी गई ये गंदगी, मेरी निगाह में गंदगी है ये। मैंने आपको तो पता है कि वो अपराधी है। बोले वो मैं क्यों करूं, वो तो जज का काम है ना अपराधी तय करना कि वो अपराधी है या नहीं, वो तो जज का काम है। मेरा काम डिसीजन देना नहीं है कि वो अपराधी है या नहीं, मेरा काम उसका मुकदमा लड़ना है। सारे वकालत के पेशे की नैतिकता तार तार हो गई पैसे की लालच में। इतना क्या कहूँ मैं, इस बारे में क्या कहूँ, कमेंट विहीन हूँ मैं। लेकिन ये जो सिस्टम है हमारा, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हम जिसे कहते हैं, इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में ये जितने लूप होल्स हैं, ये अपराधियों को बचाने के लिए बहुत पर्याप्त हैं, बहुत काफ़ी हैं। इसीलिए ज़्यादातर देखो नेताओं को सजा नहीं हो पाती। वो दोषी होते हैं, ऐसा नहीं कि उन्होंने अपराध नहीं किया है, लेकिन न्यायालय की निगाह में दोषी नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि इतने लेकुनाज हैं कि बड़े बड़े वकील उन कमियों का सहारा लेकर के अपने अपराधियों को बचा ले जाते हैं, अपने क्लाइंट को बचा ले जाते हैं। लिखो आत्म अभिशंसन से संरक्षण। लिखो आत्म अभिशंसन का अर्थ है, यह भी पूछा जाता है तो क्वेश्चन करने में सावधानी अपनाना। आत्म अभिशंसन का अर्थ कि किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध, किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य करना, किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य करना, किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य करना। पैरा चेंज करके लिखो, यह अनुच्छेद आत्म अभिशंसन के विरुद्ध संरक्षण देता है, आत्म अभिशंसन के विरुद्ध संरक्षण देता है। अर्थात जिस व्यक्ति पर अपराध करने का आरोप लगाया गया है,
जिस व्यक्ति पर अपराध करने का आरोप लगाया गया है उसे स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। उसे स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये हो गया आत्म अभिशंसन केवल संरक्षण। अब जरा नोट लिखो यहाँ पे 2 पॉइंट नोट लिखो। पहला पॉइंट लिखो नोट में, अनुच्छेद 20 का संरक्षण, अनुच्छेद 20 का संरक्षण केवल उन व्यक्तियों को उपलब्ध है, केवल उन व्यक्तियों को उपलब्ध है जिन पर कोई अपराध करने का आरोप लगाया गया है, जिन पर कोई अपराध करने का आरोप लगाया गया है। दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरा पॉइंट लिखो, नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट आदि, नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट आदि अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन है, अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन है। सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में, सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यह टेस्ट तभी कराए जा सकते हैं, यह टेस्ट तभी कराए जा सकते हैं जब व्यक्ति मजिस्ट्रेट के सामने अनुमति दे, असहमति दे, जब व्यक्ति मजिस्ट्रेट के सामने सहमति दे। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि जैसे अभी देखो कोलकाता वाले मामले में जो आरोपी हैं, जिसको पकड़ा गया, जो डॉक्टर प्रिंसिपल है उसको भी आरोपी के रूप में पकड़ा गया, तो उन सबका नार्को टेस्ट कराने की इजाजत मांगी गई कोर्ट से। तो कोर्ट ने पहले इन लोगों से पूछा, जो दोनों आरोपी हैं उनसे पूछा कि भाई तुम्हारा नार्को टेस्ट करा लिया जाए, तुम सहमत हो? तो उन्होंने कहा हाँ हम अपना नार्को टेस्ट कराना चाहते हैं। तो नार्को पॉलीग्राफी, ब्रेन मैपिंग ना, इस तरीके के टेस्ट हैं जो सेडेटिव्स दिए जाते हैं और सेडेटिव्स दे करके व्यक्ति को अचेत कर दिया जाता है। अचेत अवस्था में मेडिकली सुपरवाइज्ड होता है सब कुछ। अचेत अवस्था में जो डॉक्टर के सामने जो पुलिस एजेंसीज होती हैं वो उसको जगह जगह करके तरह तरह के क्वेश्चन पूछती हैं। ये माना जाता है कि अचेत अवस्था में व्यक्ति बहुत दिमाग से मैनिपुलेट करके आंसर नहीं देगा, जो उसके दिमाग में भरा होगा, जो उसके दिमाग में पहले से फिट होगा वही आंसर वो दे देगा। तो इससे घटनाओं की वास्तविकता का पता लगाने में मदद मिलती है। तो तरह तरह के नाम उसे दिए जाते हैं इसी तरीके से। तो इसमें निश्चेतक यानी सेडेटिव्स दे देते हैं और सेडेटिव्स देकर के जानकारी का, सूचनाओं का पता लगाते हैं। तो ये अपराध की छानबीन करने में मदद करता है। तो इन टेस्ट के खिलाफ जनहित याचिका दायर हुई कि इस तरीके के वैज्ञानिक टेस्ट बैन कर दिए जाएं, क्योंकि ये आत्म अभिशंसन के संरक्षण के खिलाफ है। क्योंकि अवचेतन अवस्था में पुलिस वाले और डॉक्टर मिल करके पूछ लेते हैं कि तुमने अपराध किया था कि नहीं किया था, और आदमी बता देता है, फिर उसी आधार पर साक्ष्य इकट्ठा करके उसको अपराधी सिद्ध कर देते हैं। तो ये तो आत्म अभिशंसन के अगेंस्ट हुआ। तो न्यायालय ने कहा कि भाई बात तो सही है, इसलिए इन सब पर बैन लगाता हूं। जब सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया तो जो जांच करने वाली एजेंसियां थी उनके वकील ने कहा कि जनाब ऐसे तो हमारी एजेंसियों के लिए जांच करना मुश्किल हो जाएगा, अपराधी बच के भाग जाएगा, हम जांच कैसे करेंगे? तो न्यायालय ने कहा भाई उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, संसद से कहो कि ये अनुच्छेद हटा दे, ये अनुच्छेद हटा दे तो हम इसको ओके कर देंगे, लेकिन जब तक ये अनुच्छेद है तब तक हम ओके नहीं करेंगे, तब तक इस पर बैन रहेगा। हाँ, इतनी लिबर्टी दे सकते हैं कि अगर टेस्ट कराना है तो टेस्ट कराने के लिए व्यक्ति की आपको सहमति लेनी होगी। अगर व्यक्ति मजिस्ट्रेट के सामने सहमति दे देता है तो आप टेस्ट करा सकते हो, जांच करा सकते हो, वैज्ञानिक जांचें करा सकते हो। सब वैज्ञानिक जांचें हैं, नार्को, पॉलीग्राफी, ब्रेन मैपिंग, तो इन सब के माध्यम से जांच करके अपराध की छानबीन की जा सकती है। तो ये हो गया आर्टिकल 20। फिर आर्टिकल 21 पढ़ेंगे, क्योंकि समय समापन की ओर है, 5 ही 7 मिनट बचे हुए। तो क्वेश्चन अगर कुछ पूछना चाहो तो पूछ सकते हो, आपके क्वेश्चन ले लेते हैं, अन्यथा हम लोग कल आर्टिकल 21 से चर्चा शुरू करेंगे। ठीक है, ओके ओके, क्लियर है। चलो सपना ठीक है, गीतांजलि ठीक है, रुद्र, सलमा, अदा ठीक, थैंक यू। PSIR ऑप्शन के लिए बुक, अरे ये तो GS की क्लास है। ओपी गौबा पढ़ लो, थिंकर की और राजनीतिक सिद्धांत की। डाउट नहीं है, चलो अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है, डाउट नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है, ये बड़े इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, 20, 19 और 20 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नजरिए से। 21 जो हम लोग पढ़ेंगे वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या डिफरेंस पूछा था? क्वेश्चन आगे चला गया, फिर से पूछो। कोई डिफरेंस था? बस डिफरेंस ही पढ़ पाया मैं। अगर कोई भारतीय नागरिक आतंकी के साथ मिलकर के अपराध करे, नागरिकता क्यों छीनेंगे? जिंदगी छीनेंगे, मौत की सजा देंगे? नागरिकता नहीं छीनी जा सकती, मैंने पहले ही बताया आपको, नागरिकता नहीं छीनी जा सकती। जो लोग ये कहते हैं कि ये कानून बना के नागरिकता छीन लेंगे, ऐसा करके नागरिकता छीनेंगे, सब बेवकूफ बनाते हैं। नागरिकता नहीं छीनी जा सकती, नागरिकता नहीं छीनी जा सकती, सजा दी जाएगी। 20(3) हटा देना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है। 20(3) हटा दिया जाएगा तो पुलिसिया अत्याचार बढ़ जाएगा, पुलिसिया अत्याचार बढ़ जाएगा, इसलिए हटाना ठीक नहीं है। 19(1)(f) और 31 में अंतर क्या है? 31 संपत्ति का अधिकार था और 19(1)(f) संपत्ति का उपयोग करने की स्वतंत्रता थी।
अच्छा, बर्थडे, चलो भाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बुलडोजर जस्टिस कैसा है मंडल? देखो, जो बुलडोजर का प्रयोग है वो उचित भी है और अनुचित भी है। अगर बिना विधि की प्रक्रिया का पालन किए हुए बुलडोजर का प्रयोग किया जाता है और मकान गिराया जाता है तो ये अनुचित है, इसका समर्थन नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई भी कार्य विधि की प्रक्रिया के अनुसार होना चाहिए, कानूनी प्रक्रिया के अनुसार होना चाहिए। तो अगर कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना बुलडोजर का प्रयोग किया जाता है, बुलडोजर का प्रयोग करके मकान गिराया जाता है, तो ये अनुचित है, इसको संरक्षण नहीं दिया जा सकता। लेकिन अगर बुलडोजर का प्रयोग करने में बुलडोजर का प्रयोग करके किसी का मकान गिराया गया और उसमें कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया है, जो कानून बना है उस कानून की प्रक्रिया का पालन किया गया है, तो फिर वो उचित है, तब वो अनुचित नहीं। क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे शहरों में, जैसे दिल्ली में इस समय अभी यमुना के किनारे किनारे कॉलोनियां बसी हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने अभी कल या परसों का जजमेंट था कि यहाँ पे बड़ी तेजी से जो यमुना के किनारे अवैध कॉलोनियां, 1700 से ज़्यादा अवैध कॉलोनियां बसी हैं दिल्ली में, 1700 से ज़्यादा अवैध कॉलोनियां। तो यमुना के किनारे किनारे जो यमुना रिवर बेड है, उस बेड में जो अवैध कॉलोनियां बसी हैं उनको गिराया जा रहा है। जो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है उनको डिमोलिश कर रही है। तो लोग हाईकोर्ट पहुंच गए फंडामेंटल राइट को लेकर के कि भाई रहने का अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट है। तो न्यायालय ने मना कर दिया। न्यायालय ने कहा कि नदी का जीवन भी तो फंडामेंटल राइट है, नदी ही मर जाएगी जब तुम लोग इस तरीके से रिवर बेड पे मकान बना लोगे, कब्जा कर लोगे। तो न्यायालय ने कोई संरक्षण नहीं दिया। न्यायालय ने कहा बुलडोजर से सारे मकान गिरा दो, सारे डिमोलिश कर दो, क्योंकि रिवर बेड में मकान बनाने का अधिकार नहीं है आपको। मकान बनाने के लिए रिवर बेड का उपयोग नहीं कर सकते आप। तो हर चीज़ की एक प्रक्रिया होती है, चाहे वो किसी भी स्टेट में बुलडोजर का प्रयोग हो, वो हमेशा अगर विधि की उचित प्रक्रिया का पालन, उसे कहते हैं विधि की सम्यक प्रक्रिया का पालन, अगर विधि की सम्यक प्रक्रिया का पालन करके किया गया है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अंतर्गत किया गया है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हम लोग कल पढ़ेंगे, कल समझाएंगे आपको। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का पालन करके अगर किया गया है तो वो उचित है, तब उसे गलत नहीं कहा जा सकता।